कैप्टन लेन ने सोचा। फिर वह थाइड कई सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, एक भूखे दरिंदे की तरह लेन को घूरता हुआ, और उसके बाद दोबारा चार्ज कर दिया। व्हाट द फक? लेन फिर से दौड़ पड़ी, लेकिन इस बार भालू पहले से कहीं ज्यादा रफ्तार से उसके पीछे था। हैकरटन को पेड़ों, चट्टानों या झाड़ियों की कोई परवाह नहीं थी। उसका विशाल आकार उसे सब कुछ बुलडोज करते हुए बिना जरा भी धीमा हुए आगे बढ़ने देता था। उसी वक्त लेन गिरे हुए पेड़ों के ऊपर से कूद रही थी, चट्टानों पर छलांग लगा रही थी और घने जंगल के बीच भागती जा रही थी। वह संतुलन बनाए रखने और भालू की रफ्तार से तालमेल रखने के लिए जूझ रही थी। लेकिन जान बचाने की इस दौड़ में भी उसे पता कि वह इस मिशन में फेल नहीं हो सकती। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकने लगा। दरिंदा हर हाल में उसकी पूंछ पर बना रहना चाहता था। कैप्टन लेन को एहसास हो गया कि वह अब तक के सबसे करीब था। हर कदम के साथ जमीन ज्यादा जोर से कांप रही थी। वह पूरी ताकत से दौड़ भी ले और उसे पैरों से टकराने की कोशिश भी करे, फिर भी उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। जब लेन नदी की तरफ भागी तो दरिंदे ने दूरी और घटा ली, इतनी कि वह उसे निगलने की कोशिश कर सके। स्नैप! दरिंदे के जबड़े खाली हवा पर बंद हुए। कैप्टन लेन को अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी किस्मत वाली थी कि उन दांतों से बाल बाल बच गई। फक! लेन बिना पीछे देखे दौड़ती रही, भालू के मुंह से बचने की कोशिश करती हुई। तभी उसे अपने कंधे पर जोरदार चोट महसूस हुई। दौड़ते हुए भालू ने अपने पंजे से एक चट्टान मारी और वह पत्थर उड़ता हुआ लेन से टकराया। दर्द से उसकी सांस अटक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या लगा, लेकिन उसे लगने लगा कि हैकरथेन बिल्कुल पीछे है। डर ने उसे जकड़ लिया। कुछ सेकंड का ऐसा खौफ कि लेन की हालत खराब हो गई। फिर एक पल की चूक में वह ठोकर खा गई। अख! गिरते हुए भी किस्मत ने साथ दिया। वह एक छोटी ढलान के पास थी और लुढ़कती चली गई। रुकने पर वह नदी से 100 मीटर भी दूर नहीं थी। हैकरटन तुरंत उसके पास पहुंच गया। जैसे ही वह कैप्टन पर पंजा चलाने वाला था, गोलियों, रॉकेट्स और लेजर अटैक्स की बौछार आ गिरी सीधे हैकरटन पर। उसकी फर मोटी, घनी और अजीब तरह से मजबूत थी, और नीचे की चमड़ी भी सख्त। हमलों का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ रॉकेट्स ने उसे हल्का सा नुकसान पहुंचाया। वे उसकी प्राकृतिक स्पिरिचुअल एनर्जी डिफेंस को पार कर गए और उथले घाव बना दिए। कैप्टन लेन ने इसी ध्यान भटकाव का फायदा उठाया और फिर से दौड़ पड़ी। हैकरटन ने उसे जाते देखा और फिर पीछा शुरू किया, लेकिन हमले दोबारा हुए, जिससे कैप्टन को भागने का वक्त मिल गया। अब दरिंदा नदी पर था, ठीक वहीं जहां सर्जन ग्रीन उसे चाहता था। कैप्टन लेन लगभग नदी के किनारे पहुंच चुकी थी जब नाव का इंजन गर्ज उठा। युवती पानी वाले वाहन पर कूद गई और नाव नदी पार करने लगी। भालू पानी की तरफ दौड़ा। उसका आकार नदी पार करने के लिए काफी था, लेकिन उसे धारा में बसे राक्षस से जूझना था। सोल्जर्स शूट! सर्जन ग्रीन चिल्लाई। उसी पल रेंज्ड सैनिकों की ब्रेन क्रिस्टल पावर्स एक्टिव हुई और उन्होंने हैकरटन पर हमला किया। टकराते ही हल्की सी सिजलिंग आवाज गूंज उठी। ज्यादातर हमले भौतिक थे, लेकिन जमोरा क्लैन के कुछ सदस्यों की शक्ति आग से जुड़ी थी। हमले उसकी फर को थोड़ा सा जलाने के लिए काफी थे। इट वर्क्स! सोल्जर्स कीप फायरिंग। कुछ सेकंड बाद एक और बौछार हैकरटन पर गिरी। असर पहले जैसा ही था, फर थोड़ी और जली और उसकी पीठ पर खुली चमड़ी का एक पैच दिखने लगा। लेकिन इस बार प्राणी ने हमलावरों को मारने के लिए सीधे पानी में कूदने का फैसला किया। वह अभूतपूर्व रफ्तार से तैरने लगा। नदी के राक्षसों ने सामने तैरते इस विशाल मांस के टुकड़े को देखकर हमला कर दिया। नदी की विशाल मछलियों ने पानी में जहरीली गैस के बादल छोड़े। ये रणनीति बहुत कारगर नहीं थी। भालू का सिर पानी से बाहर था और यह जहर आमतौर पर पानी में सांस लेने वाली मछलियों पर ज्यादा असर करता था। फिर भी वह जहरीला पदार्थ उसकी त्वचा को चुभ रहा था, लाल कर रहा था, और वह दर्द से दहाड़ रहा था। सर्जेंट ग्रीन ने इस मौके का फायदा उठाया और सैनिकों को और हमले भेजने का आदेश दिया। निशाना बिना सुरक्षा वाले हिस्सों पर था, खासतौर पर आंखें और वह लाल खुली चमड़ी का पैच। प्राणी अब भी गुस्से में आगे बढ़ रहा था और लगभग नदी के दूसरे किनारे पहुंच चुका था। पानी से और जहरीले धुएं उठे, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ती गई, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह किनारे के पास पहुंचा तो और ब्रेन क्रिस्टल हमले उस पर बरसने लगे। कुछ चूके, कुछ सीधे लगे। निको ने तो पत्थर की गोली से खुली चमड़ी को भेद दिया। दरिंदा दर्द से गरजा। फिर वह किनारे पर आ गया जहां इंसान इंतजार कर रहे थे। उसने धीरे धीरे पानी से बाहर निकलकर अपनी फर झाड़ी। अटैक!
सर्जन ग्रीन चिल्लाई। योद्धा उस पर टूट पड़े। वह भयावह रूप से विशाल था। उसका सिर किसी इंसान को पूरा निगल सकता था और वह एक इंसान से कम 4 गुना ऊंचा था, आकार में हाथी जैसा। दुर्भाग्य से उसकी पीठ का खुला पैच उस स्थिति से निशाना नहीं बन पा रहा था। फिर भी सैनिक आंखों पर ही वार करते रहे, उम्मीद में कि इसी तरह उसे मार सकें। थाइड बार बार आंखें बंद करता और सिर हिलाकर मौत से बचता रहा। वह मूर्ख नहीं था, अपने कमजोर हिस्सों को अच्छी तरह बचा रहा था। लेकिन नदी के जहर का असर हो रहा था। उसकी त्वचा गलने लगी थी। कई जगहों से खून बह रहा था और पानी में रहते हुए बने घावों में जहरीली गैसें घुस चुकी थी। अगर उसने पर्याप्त जहर सोख लिया तो शायद कुछ ही मिनटों में मर जाता, लेकिन समूह को यकीन नहीं था। और प्रोजेक्टाइल्स उसकी चमड़ी में धंसते गए, मगर उसके आकार के कारण वे घातक नहीं थे। मीली सैनिक उसके पैरों तक पहुंच गए और उसे वहीं रोकने की कोशिश करने लगे ताकि वह रेन सैनिकों तक न पहुंच सके। तलवारें इधर उधर चली, भाले घुसे, हर हथियार से उसकी मोटी खाल के नीचे पहुंचने और अहम अंगों को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई। मगर हेक्राटिन की कोई साफ कमजोरी नहीं थी। उसके पंजे इंसानी मांस को मक्खन की तरह चीर सकते थे और उसके दांत किसी योद्धा की छाती या गला पल भर में फाड़ सकते थे। फिर उसने इंसानों की ओर घूमकर दहाड़ मारी और अचानक उसका आकार 3 गुना बढ़ गया। वह और भी विशाल हो गया, लेकिन साथ ही उसके कमजोर हिस्सों पर निशाना लगाना आसान भी हो गया। 100 मीली सैनिक उसके सामने डटे थे। सब बेतहाशा वार कर रहे थे, उसके लिगामेंट्स काटने की कोशिश में ताकि उसे अपाहिज किया जा सके। लेकिन दरिंदा चुप नहीं रहा। उसने पंजा घुमाया और 15 लोगों को उड़ा दिया। 10 सैनिकों का एक समूह उसके पिछले पैरों की ओर दौड़ा। एक और उसके सिर की तरफ बढ़ा, जबकि बाकी चारों ओर से घेरने लगे। हमलावर बहुत ज्यादा थे। वह सही से बचाव नहीं कर पाया, इसलिए अपने विशाल आकार का इस्तेमाल कर घेरा तोड़ने लगा। वह सीधे कैप्टन लेन की ओर चार्ज कर गया। उसने आखिरी पल में बगल में छलांग लगाई और बच गई। मगर सब इतने भाग्यशाली नहीं थे। कम से कम 20 लोग उसके पैरों तले कुचलकर मारे गए। सर्जेंट ग्रीन चीखी। अब क्या करें? डीलन ने कैप्टन लेन से पूछा। यह दरिंदा गिर ही नहीं रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेन ने अपने साथियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही डर था जो उसके भीतर था। जितनी भी ट्रेनिंग हो, यह हालात उनसे कहीं ऊपर थे। उनका एकमात्र मौका था उसे और ज्यादा खून बहाने पर मजबूर करना और उम्मीद करना कि जहर असर दिखाए। हमें इसे और ब्लीड कराना होगा, लेन ने कहा, और सबने सुना। सर्जेंट ग्रीन ने सहमति में सिर हिलाया और सैनिकों को आगे बढ़कर दरिंदे पर चढ़ने का आदेश दिया। उम्मीद थी कि उसके कमजोर हिस्से पर हमला करके वे उसे मार पाएंगे। प्राणी भागता रहा, लोगों को कुचलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब जहर और अनगिनत घावों के कारण उसकी रफ्तार पहले जैसी नहीं रही थी। नदी के टाइड्स का जहर सच में बेहद ताकतवर था, अगर वह इतने विशाल और सख्त प्राणी को भी कमजोर कर सकता था। कीप ट्राइंग, सर्जन ग्रीन ने आदेश दिया। एक एक करके ज्यादा से ज्यादा सैनिक थाइड पर चढ़ने लगे। उसकी पीठ पर पहुंचते ही वे उसकी खुली चमड़ी पर बेरहमी से वार करने लगे, मारते काटते भौंकते रहे, जब तक कि दरिंदे को रुकना न पड़ा। करीब 10 मिनट बाद लगने लगा कि यह रणनीति काम कर रही है। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। एंगलर फिश जैसे थाइड का जहर उसे कमजोर कर चुका था और खून की कमी ने लगभग मार ही दिया था। लेकिन पीछे तबाही का निशान था। 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और सर्जन ग्रीन कुछ भी करके इसे रोक नहीं सकती थी। जमीन पर बिखरी लाशें देखना बेहद दिल तोड़ने वाला था। कैप्टन लेन को यह सच्चाई अंदर तक तोड़ रही थी कि वह उस दरिंदे को रोकने में पूरी तरह बेबस थी। उसकी ताकत काफी नहीं थी। बहुत से लोग मर चुके थे और वह कुछ भी नहीं कर पाई। वह जानती थी कि इसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वह थोड़ी और मजबूत होती तो शायद किसी एक को ही सही बचा सकती थी। अपनी सारी ट्रेनिंग और ताकत के बावजूद उस विशालकाय प्राणी के सामने वह खुद को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रही थी। और जब उसने फिर से उस मॉन्स्टर हॉर्ड के बारे में सोचा जो शहर की तरफ बढ़ रही थी, उसका दिल और भी भारी हो गया। असल में न्यू अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ रही उस हॉर्ड को रोकने का कोई रास्ता नहीं था और उसमें अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा था। वह दरिंदा अभी जिंदा था, लेकिन अब इतना कमजोर हो चुका था कि मौत से बच पाना नामुमकिन था। अगर वह थाइड इंसानों को मारने की बजाय भागने की कोशिश करता तो शायद हालात यहां तक न पहुंचते।
उस समय भी वह जानवर लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खून की भारी कमी के कारण उसका अंत तय था। कुछ ही पलों बाद योद्धाओं ने उसे घेर लिया और बिना रहम के उस पर हमला शुरू कर दिया। फिर भी वह मरने से इनकार कर रहा था। बहुत सारा खून बह चुका था। उसकी हरकतें सुस्त हो चुकी थीं, लेकिन वह आसानी से गिरने वाला नहीं था। उसके शरीर पर जख्मों की संख्या बढ़ती जा रही थी और जहर उसकी नसों में तबाही मचा रहा था। इतना सब कुछ भी उसके लिए बहुत ज्यादा था। वह अब भी सैनिकों को मार रहा था और जिंदा बचे लोगों की संख्या घटकर लगभग 150 रह गई थी, जो अब भी उस पर हमला कर रहे थे। तभी उस मॉन्स्टर ने एक और सैनिक को मार दिया, एक औरत जिसका नाम कैप्टन लेन को भी नहीं पता था। लेन ने उसकी लाइफलेस बॉडी जमीन पर पड़ी देखी और उसकी आंखों में एक सख्त रिजॉल्व उभर आया। तू मदरफकर, वह चीखी। उसकी तलवार ऊपर उठी हुई थी और वह लगातार उस दरिंदे पर वार कर रही थी, काट रही थी, भौंक रही थी। लेकिन उसका गीला मोटा फर इतना मजबूत था कि जख्म बन ही नहीं रहे थे, लगभग स्टील जैसा। जमोरा क्लैन का एक सैनिक आगे बढ़ा और उसने आग के कई फायरबॉल्स उस पर फेंके। कुछ जगहों पर उसका शरीर जल गया। वह सैनिक काफी ताकतवर था और काफी माना खर्च करने के बाद उसने आखिरकार उस बीस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हेक्राटिन ने उसकी तरफ देखा। वह गुस्से में था। उसने तय कर लिया कि पहले इसी परेशान करने वाले इंसान को मारेगा। वह पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा। मुंह से लार टपक रही थी, नुकीले पंजे और दांत साफ दिखाई दे रहे थे। हर बार जब वह अपना पंजा जमीन पर रखता तो पूरे जंगल में गूंजने वाली आवाज होती। उसे लाई उस आदमी की मदद करनी थी। किस्मत से अपने जख्मों की वजह से वह मॉन्स्टर पहले से धीमा हो चुका था और लेन को उसे बचाने का मौका मिल गया। हे! लेन चिल्लाई और उसने फिर से उस पर वार किया ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। स्वॉश सर्जन ग्रीन ने मॉन्स्टर के साइड में पोजीशन ली और उसके थूथन पर फायर किया। बीस्ट दर्द से दहाड़ उठा। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह आंशिक रूप से अंधा हो चुका था, बहुत सारा खून बह चुका था और जहर ने उसे कमजोर कर दिया था। फिर उसने वही किया जो उस हालत में सबसे ज्यादा लॉजिकल था। वह जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन सभी जानते थे कि इतने जख्मों के साथ वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। सर्जन ग्रीन और बाकी लोग लगातार उस पर फायर करते रहे, उसे गिराने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड। मुझे इसका सिर चाहिए। सैनिक पीछे से हमला करते रहे। वे और जो थोड़े बहुत मीली फाइटर्स बचे थे, कैप्टन लेन समेत, उसके पीछे दौड़े। लेकिन उसका स्ट्राइड इतना बड़ा था कि पूरी कोशिश के बावजूद वे उसे पकड़ नहीं पाए। कुछ ही देर में वह जंगल के पेड़ों के बीच गायब हो गया। डिलन बोला, हम बस थोड़ा सा दूर थे। मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा बचेगा, निको ने कहा। उसके जख्म बहुत ज्यादा हैं और ब्लीडिंग भी बहुत तेज है। चलो उसके निशानों का पीछा करते हैं। अच्छा आइडिया है, सर्जेंट ग्रीन ने कहा। फिर ऊंची आवाज में बोली, सुना तुम सबने? चलो। ग्रुप आगे बढ़ा। अब लगभग 150 लोग ही बचे थे। कंपनी का लगभग आधा हिस्सा इस लड़ाई में मारा जा चुका था। कुछ लोग पीछे रह गए ताकि मरे हुए साथियों के शव इकट्ठा कर सकें और उन्हें सम्मान के साथ दफना सकें। वे लाशों को खुला नहीं छोड़ना चाहते थे ताकि थाइड्स उन्हें खा न लें। हालांकि उन्हें सावधान रहना पड़ा। संभव था कि शवों में हेनिएट के पैरासाइट्स हों। आखिरी चीज जो वे चाहते थे वह था इन्फेक्शन का फैलना। सर्जन ग्रीन और बाकी लोग हेक्राटिनल के छोड़े हुए खून के निशानों का पीछा करते हुए उसके इलाके के ओर अंदर गए और आखिरकार एक विशाल गुफा के सामने आकर रुके। ये यहीं गुस्सा है, डिलन बोला। हाँ, लेन ने जवाब दिया। उसकी आंखों में कर्तव्य की आग जल उठी। उसने दांत भींचे और अपनी तलवार की ग्रिप मजबूत की। फिर वह सर्जन ग्रीन की तरफ मुड़ी और बोली, मैं देखने जा रही हूं कि यह अभी जिंदा है या नहीं। और वह आगे बढ़ गई। गुफा के एंट्रेंस पर उसने चट्टान पर खून से सना एक पंजे का निशान देखा। उसके पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। इसमें कोई शक नहीं था, बीस्ट अंदर ही था। उसने एक पल रुककर खुद को संभाला, गहरी सांस ली और फिर अंधेरे में कदम रख दिया। अंदर का नजारा भयानक था। जमीन पर थाइड्स की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ तो बच्चों की भी थीं। कई लाशें चारों तरफ फैली हुई थी। सबकी हालत बेहद खराब थी। ज्यादातर को खाया जा चुका था। लाइन ने एक शव की जांच की, लेकिन साफ था यह सब हेक्राटिनल का काम था। शायद यह उसकी पुरानी गुफा थी, हेनिएट से संक्रमित होने से पहले की। वह आगे बढ़ती रही। गुफा में उसके अलावा कोई नहीं था।
बस पत्थरों के नीचे उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। यहां हवा तक नहीं थी। अंधेरा था, लेकिन नाइट गॉगल्स की वजह से वह देख पा रही थी। हवा नम थी और सरन की हल्की बदबू फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार हेक्रेटिन को देख लिया। उसके नीचे खून का एक तालाब जमा था। लाइन कसम खा सकती थी कि उस लाल तरल में कुछ रेंगता हुआ दिखाई दे रहा था, शायद हेनीट के पैरासाइट्स। बीस्ट ने आखिरी सांस ली और उसके मरते ही लेन ने राहत की सांस ली। अब वह गुफा के भीतर पड़ा था और ऊपर से चट्टानों की दरारों से आती धूप उसे और भी डरावना बना रही थी। कुछ मिनटों बाद लेन बाहर निकली। बाहर सभी सैनिक उसकी तरफ देख रहे थे। वह सुरक्षित थी। इसका मतलब साफ था। मर चुका है, लेन ने कहा। तालियां और चीयर्स गूंज उठी। मिशन पूरा हो चुका था। अब उन्हें वापस सेना से जुड़कर और थाइड्स को मारना था। लेन गहरे ख्यालों में डूब गई। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी और वह इस होड़ से थक चुकी थी। वह लगातार लड़ रही थी, बस लड़ती ही जा रही थी। अपने साथियों की कंपनी उसे पसंद थी, लेकिन फिर भी वह घर जाना चाहती थी। हे, तुम ठीक हो? एक आवाज आई। एमा ने उसका कंधा पकड़ा। मैं ठीक हूं, लेन ने कहा। थकी हुई लग रही हो। हाँ, इन सब के बाद मुझे थोड़ा आराम चाहिए। चलो थोड़ा चल लेते हैं, एमा ने कहा। वे वापस उस जगह गए जहां लड़ाई हुई थी। अभी भी काम बाकी था। शवों को इकट्ठा करना था। दूर से सर्जन ग्रीन उन्हें देख रही थी। वह जानती थी कि उसने कैप्टन लेन से बहुत बड़ा बोझ उठवाया है। थोड़ी देर बाद सबने नदी पार की और गाड़ियों में बैठकर वापस सेना की ओर निकल पड़े। कैप्टन, एमा ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है शहर ठीक रहेगा? लेन ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, उसने कहा। यह न्यू अलेक्जेंड्रिया का अब तक का सबसे बड़ा संकट है। हॉर्ड बहुत बड़ी है। जनरल बेकर प्रशासनिक ब्यूरो से आए हुए रिपोर्ट्स देख रहा था। ये रिपोर्ट्स कैप्टन लेन, सर्जन ग्रीन और कई दूसरे लोगों ने लिखे थे। इनमें उनके हंट्स, फाइंडिंग्स और शहर के करीब मौजूद कई थाइड्स, हॉर्ड के मॉन्स्टर्स और उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणियों की पूरी जानकारी थी। उसका चेहरा गंभीर था, क्योंकि ज्यादातर पेट्रोल्स, सोल्जर्स और एनालिस्ट्स का अनुमान था कि मॉन्स्टर हॉर्ड एक हफ्ते से भी कम समय में शहर तक पहुंच जाएगी। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कर्नल? जनरल बेकर ने तिवाना से पूछा। कर्नल सीधे जनरल को रिपोर्ट करता था। आखिरकार उसी ने उसे हॉर्ड की सिचुएशन संभालने की जिम्मेदारी दी थी और वे अक्सर मिलकर मॉन्स्टर पॉपुलेशन को कम करने की प्रोग्रेस पर चर्चा करते थे। सर, मौजूदा मैन पावर के साथ यह बहुत मुश्किल होगा, तिवाना ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। बैरियर को तोड़ना हॉर्ड के लिए नामुमकिन है, लेकिन गेट हमारी डिफेंसेस का वीक स्पॉट है। हॉर्ड में कई ये व्यागित है और उन्हें मारना हमारे लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। जनरल ने लंबी सांस ली। तिवाना उसका करीबी दोस्त और आर्मी का पुराना साथी था, इसलिए वह उसके सामने औपचारिक बनने की जरूरत नहीं समझता था। फक, हाँ, सिचुएशन पूरी तरह मेस है, तिवाना ने आगे कहा। हमें रिपोर्ट्स मिले हैं कि जिस ब्लरडॉथ को हमारी एक टीम ने स्पॉट किया था, वह भी हॉर्ड में शामिल हो गया है। ईमानदारी से कहूं तो यह मुझे कोऑर्डिनेटेड अटैक लग रहा है। मैंने प्रोफेसर डेर सिलियन से इस बारे में बात की थी और उसका मानना है कि ब्लरडॉथ शायद हेनिएट का मेन एवेटर है। जहां तक हॉर्ड का सवाल है, साफ है कि हमारी कंटेनमेंट मेजर्स काम नहीं कर रही हैं। हमने कई मॉन्स्टर्स को मारा, कई को हॉर्ड में शामिल होने से रोका, लेकिन यह काफी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें सिविलियन से मदद मांगनी चाहिए? जनरल बेकर ने पूछा। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी फोर्सेस अकेले सब कुछ संभाल पाएंगी। हमें पूरे शहर की मदद चाहिए। यह पॉसिबल हो सकता है, तिवाना ने कहा। आखिरकार ज्यादातर एडल्ट्स अपनी जवानी में आर्मी में रह चुके हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर इतने सारे लोग बैरियर के बाहर जाकर थाइड से लड़ने लगे तो इंटरनल ऑर्डर का क्या होगा? लोकल गैंग्स जरूर इसका फायदा उठाएंगे। हम की एरियाज में गार्ड्स की एक तय संख्या रखेंगे, बेकर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। और 16 से ऊपर और 7 से नीचे उम्र वाले सभी लोगों को ज्वाइन करने को कहेंगे। यह अच्छा आइडिया है। या तिवाना ने सहमति जताई, लेकिन इसके लिए हमें मिनिस्टर रोज की मदद चाहिए। आखिरकार शहर की डिफेंसेस उसी के अंडर आती हैं। जितना ज्यादा वे इस सिचुएशन पर सोचते गए, उनका मूड उतना ही ग्रिम होता गया। इसके बाद दोनों ने बेकर के कमांड के तहत आए हुए और भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स देखे। कुछ प्लान्स सिटी ब्रीच होने की स्थिति के लिए थे, कुछ इसके लिए कि ब्रीच न हो, और कई अलग अलग सिनेरियोस के लिए। कुल मिलाकर उन्हें लग रहा था कि वे ये कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम बची हुई थी।
ईस्ट में मौजूद हेनिएट का क्या किया जाए? वे उसे मारने के लिए लोगों को भेज नहीं सकते थे और अभी तक उसे ढूंढ भी नहीं पाए थे। और अगर ये सब किसी हिडन एनिमी की चाल थी, अगर ये पूरा chaos एट्रियम की साजिश निकला, तो मामला और भी गंभीर हो जाता। थिवाना ने पूछा। जनरल बेकर ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब यह ऑर्डियल खत्म होगा, हम बीस्ट की एग्जॉस्टिव सर्च शुरू करेंगे। एक भी पेड़ अनचेक्ड नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे, पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करेंगे। फिर बेकर ने बताया कि वह एट्रियम के मर्सनरीज की मदद लेने के बारे में भी सोच रहा है, ताकि मॉन्स्टर को ढूंढकर मारा जा सके। लेकिन थिवाना को यकीन नहीं था। और अगर हम उसे ढूंढ ही न पाए, या बैंड ऑफ जायंट्स फेल हो गई? उसने पूछा। हेनियत साधारण थाइड्स नहीं होते थे। जितने ज्यादा क्रीचर्स उनके पास होते, उतने ही ज्यादा ताकतवर बनते। उस केस में, बेकर ने कहा, मैंने पहले ही वोल्कोव से मदद मांग ली है। वह मॉन्स्टर को ढूंढने जाएगा। वोल्कोव? थिवाना, सिनिसा वोल्कोव, फसाड का मेयर? वही वोल्कोव? क्या वह तुम्हारा राइवल नहीं था, नेशन पर कंट्रोल लेने से पहले? हाँ, जनरल बेकर ने भारी आवाज में कहा, वही है। थिवाना कुछ देर तक चुप रहा। वोल्कोव ताकतवर था, इसमें शक नहीं था, लेकिन फासर्ड से आए रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे। अफवाहों के मुताबिक सिनिसा वोल्कोव एक करप्ट आदमी था, जिसे बच्चों को लेकर अजीब ऑब्सेशन था। कई लोगों का मानना था कि उसकी नोबल छवि के पीछे एक पेडोफाइल छिपा हुआ है। फासर्ड को लेकर और भी अजीब रूमर्स थे। बेकर और टिवाना ने जो लोग वहां नजर रखने भेजे थे, उन्होंने बताया कि सिटीजन्स अपने मेयर को जिस नजर से देखते थे, वह किसी रिलीजियस फ्रेंजी जैसी थी, जैसे वे किसी स्पेल के नीचे हों। सर, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, टिवाना ने कहा, लेकिन आपने वोल्कव जैसे आदमी से मदद क्यों मांगी? क्या आपको हमारे रिपोर्ट्स के बारे में पता नहीं है? पता है, बेकर ने जवाब दिया, लेकिन यह मेरा आइडिया नहीं था, यह जायान का था। टिवाना ने भौहें चढ़ाई। उसे वॉर के बारे में क्या पता? आर्मिंड पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, यह अच्छा आइडिया नहीं है। हम पहले ही एक बहुत अनस्टेबल समय में जी रहे हैं। वह कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, मुझे लगता है वोल्कव इस सिचुएशन का फायदा उठाकर नेशन पर कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा। अगर आप उससे मदद मांगते हैं, तो सिटीजन्स इसे वीकनेस समझेंगे और गैंग्स जरूर इसका फायदा उठाएंगी। डाइस पहले ही कैस्ट हो चुके हैं, बेकर ने शांत लेकिन भारी लहजे में कहा। अगर सिचुएशन आई, तो हम तब सोचेंगे। अभी जनरल प्लान पर तुम्हारा क्या ख्याल है? प्लान फीजिबल लगता है। एट्रियम के मर्सनरीज मजबूत है, लेकिन सस्ते नहीं होंगे। और अगर एट्रियम सच में थाइड्स के पीछे हुआ, तो आखिर में क्या आपने तय किया है कि इतने खतरनाक टास्क के लिए किसे भेजा जाए? फियर्स लायनेस कैसी रहेगी? बेकर ने कहा। वह? टिवाना ने संदेह से पूछा। सर, क्या आप श्योर हैं? वह बहुत स्टेबल इंसान नहीं है। हाँ, बेकर ने कहा, लेकिन वह इस काम के लिए काफी केपेबल है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है, टिवाना ने जवाब दिया, लेकिन मुझे मर्सनरीज पर भरोसा नहीं है, खासकर एट्रियम वालों पर, और खासकर बैंड ऑफ जायंट्स पर। वह सही था, खासकर अमेंडा रेविथियर, फियर्स लायनेस। उसके कारनामे पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर थे। जोलमाइन को मारने की कहानियां लेजेंड्स बन चुकी थीं। हर वॉरियर और सोल्जर उसका सम्मान करता था। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, वह ग्रीडी थी, रूथलेस थी, मिलिट्री हायरार्की की परवाह नहीं करती थी। उसे अक्सर रेज फिट्स आते थे। उसने कई बार ऑर्डर्स को खुलेआम डिफाई किया था और अपने सुपीरियर से लड़ाई भी की थी। एक शब्द में, वोलेटाइल। हाँ, बेकर ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो, टिवाना ने जोड़ा, कुछ और मर्सनरी गिल्ड्स भी बैंड ऑफ जायंट्स के लेवल की हैं। कौन सी? बेकर ने पूछा। वह एट्रियम की मर्सनरी गिल्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। स्प्लिट फ्लेयर्स, हेलोज और ब्लैक फॉक्सेस, टिवाना ने जवाब दिया। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। बेकर के दिमाग में पैरासिटाइज्ड लोगों का मामला घूमने लगा। इन्फेक्टेड लोगों का क्या हाल है? जनरल बेकर ने पूछा और कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। हमें सभी इन्फेक्टेड लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ा, टिवाना ने कहा। इसमें सोल्जर्स और वे लोग भी शामिल थे जो उनके कांटेक्ट में आए थे, स्पाउसेस और बच्चे तक। यह सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं था, और इससे मैन पावर भी कम हो गई। प्रोफेसर डेर जिलियन क्यूर पर काम कर रहा है, लेकिन फिशर के मुताबिक यह आसान नहीं है। उसने टिवाना को गंभीर नजरों से देखा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया। क्यों? उसने पूछा।
प्रोफेसर के अनुसार, तिवाना ने समझाया, हेनिएट्स के पास एक स्पेशल ब्रेन क्रिस्टल पावर होती है जो एक खास स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, और हनीएट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। क्योर पर काम करने से पहले उस फ्रीक्वेंसी को लोकेट करना जरूरी है। क्या उसे और लोगों की जरूरत है? बेकर ने पूछा। हाँ, तिवाना ने थकी आवाज में कहा। फिशर कई बार एडिशनल पीपल की रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। उसने मुझसे कहा कि आपसे इस बारे में बात करूं। जनरल बेकर ने लंबी सांस ली। वह जानता था कि सिलियन और फिशर जो कर रहे थे वह पॉपुलर नहीं था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी उसी के सिर आएगी। मैं बाद में कॉल करूंगा और सिचुएशन संभालने की कोशिश करूंगा, बेकर ने कहा। लेकिन अगर वैक्सीन वाला प्लान फेल हुआ तो हम इन्फेक्टेड को मारते रहेंगे, जैसा प्रोफेसर डेर ने कहा है। हम सिटी के अंदर आउटब्रेक का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तिवाना ने कहा। उसकी आवाज में अर्जेंसी साफ थी। बेकर नेशन का रूलर था, लेकिन हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं थी। वह बस यही दुआ कर रहा था कि सोल्जर्स और सिविलियंस को एग्जीक्यूशंस के बारे में पता न चले, वरना भारी ख्यास मच जाएगा। ठीक है, फिक्र मत करो आर्मांड, अब तुम जा सकते हो। क्या? बेकर ने कहा। उम्मीद है अगली बार तुम अच्छी खबर लेकर आओगे। टेक केयर मर्मंड। कर्नल तिवाना भारी कदमों से जनरल बेकर के ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके पास अब भी बहुत सारा काम बाकी था। कुछ दिन बीत चुके थे और एरिक सिर्फ एक ही फाइट मिस करने के बाद नेथेनियल के खिलाफ लड़ने के एलिजिबल होने वाला था। नेथेनियल अभी भी पेजेंट रैंक में 370 की रैंकिंग पर था। आज एरिक की फाइट एक लड़की से होने वाली थी, जूलिया आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पेजेंट रैंक में 571 पर थी। जहां तक एरिक जानता था, वो यंग वुमेन RH03 लेवल पर थी, जो उसकी उम्र के हिसाब से काफी ऊंचा था। लेकिन रेड पैलेस में उस रैंक के ज्यादातर लोगों के लेवल के बराबर ही था। एरिक इस फाइट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने जमकर ट्रेनिंग की थी और खुद को जूलिया के सामने खड़ा होने के लिए पूरी तरह रेडी मान रहा था। ऊपर से अगर वो जीत गया तो बस कुछ ही दिनों की बात थी जब उसे नथानियल से फाइट करने का मौका मिल जाता। इन्हीं दिनों के दौरान एरिक अपने टारगेट को लेकर लगातार रूमर सर्कुलेट कर रहा था। उसने न सिर्फ अपने फोन से, बल्कि कैफेटेरिया में लंच के दौरान नताशा और कार्ल के फोन से भी कनेक्ट कर लिया था। उसे ढेर सारी कॉन्वर्सेशंस मिली जिनमें ये तीनों दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे थे, यहां तक कि स्क्वायर रैंक के लोगों के बारे में भी। और जाहिर है, कुछ भी अच्छा नहीं कह रहे थे। एरिक समझ गया कि इस इंफॉर्मेशन को उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए उसने सब कुछ साफ साफ लीक कर दिया। उसने रूमर्स को दूर दूर तक फैला दिया, जिससे उस यंग मैन की मेंटल स्टेट बुरी तरह प्रभावित हुई और ये लगभग तय हो गया कि नथानियल अपने बेस्ट माइंडसेट में नहीं रहेगा। इसका नतीजा ये भी हुआ कि नथानियल और उसके दोस्तों की इन लोगों से छोटी मोटी झड़पें होने लगी, क्योंकि एरिक ने ऐसा दिखाया कि ये कॉन्वर्सेशंस या तो नताशा, कार्ल या नथानियल की तरफ से भेजी गई थी। उन तीनों की फ्रेंडशिप में दरार पड़ने लगी। एरिक को यह भी प्रूफ मिल गया कि नथानियल और नताशा के बारे में उड़ रही अफवाहें सच थी। उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप था। उन्होंने एक दूसरे को प्राइवेट फोटोज भी भेजी थी, जिन्हें एरिक ने लगभग हर किसी के साथ शेयर कर दिया। इससे दोनों को यही लगा कि सामने वाले ने यह कंटेंट लीक किया है। हालात और बिगड़ गए। दोनों शर्मिंदा और हर्ट थे, और एरिक की कवर्ट एक्शंस की वजह से उनके बीच एक गहरी खाई बन गई। उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया और आखिरकार नथानियल अकेला रह गया। अब एरिक ब्लू पैलेस के लॉबी में इंतजार कर रहा था। अपॉइंटेड टाइम अभी नहीं आया था, लेकिन वो लेट नहीं होना चाहता था। एम्बर भी उसके साथ थी, यूं ही इधर-उधर की बातें करते हुए समय काट रही थी। उसे पूरा भरोसा लग रहा था कि एरिक आज जीत जाएगा, और एरिक खुद भी काफी श्योर था। वजह यह थी कि उसकी अगली ओपोनेंट के पास वेपन कॉन्जरिंग पावर थी, और वो भी एक हैमर। वेपन कॉन्जरिंग पावर्स आम थी, लेकिन एरिक के लिए इन्हें फाइट करना सबसे आसान होता था, क्योंकि ऐसे मामलों में असली बैटल प्रोवेस ज्यादातर फिजिकल स्टैट्स पर डिपेंड करती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेपन कितना इंसेनली पावरफुल है या स्टील तक काट सकता है, अगर उसे चलाने वाला इंसान कछुए की तरह स्लो है। क्योंकि एरिक के स्टैट्स उस लड़की से ज्यादा थे, उसे पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा। उसके लिए जूलिया लगभग जैक के लेवल पर ही थी। वैसे मैंने पहले नहीं पूछा था, एम्बर ने कहा, लेकिन तुम इतनी तेजी से रैंक्स क्लाइंब क्यों करना चाहते हो?
एरिक किसी भी हालत में ये नहीं बता सकता था कि वो नथानियल को ह्यूमिलिएट करना चाहता है। ऐसा कहने का मतलब होता कि एम्बर पूछती क्यों, और फिर उसे बताना पड़ता कि उसने थाइड्स भेजे थे, और इससे आगे उसके प्लान के अगले हिस्से पर और सवाल खड़े हो जाते। मैं बस काफी मोटिवेटेड हूं, एरिक ने जवाब दिया। एम्बर ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं लग रही थी। अपॉइंटेड आवर आते ही लॉबी काफी क्राउडेड हो गया। उस दिन और भी कई फाइट सेट की गई होंगी। जैसे ही टाइम आया, एरिक को अपने फोन पर यूजुअल नोटिफिकेशन मिल गया। रैंक 790 वर्सेस जूलिया आर्मस्ट्रॉन्ग, रैंक 571, रूम 286, सेकंड फ्लोर, हीलर वॉल्टर ब्राउन। ओके, अब मेरी बारी है। मुझे गुड लक कहना। गुड लक एरिक। एम्बर ने चीयर किया। जैसे ही एरिक एलिवेटर की तरफ बढ़ा, एक लड़की तेजी से आई और एलिवेटर रोकने को कहा। वो अंदर आ गई और एरिक ने उसे पहचान लिया। वो उसकी ओपोनेंट थी, जूलिया आर्मस्ट्रॉन्ग। एरिक को यकीन था कि उसने भी उसे पहचान लिया होगा, क्योंकि वो उसकी कुछ फाइट्स देखने आई थी। इसके बावजूद वो काफी काम और चीयरफुल लग रही थी। उसने अपने बैकपैक से एक एप्पल निकाला और आराम से उसे काट लिया। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी, नीचे व्हाइट टैंक टॉप और ब्लू जिम पैंट्स। उसके लंबे सीधे ब्लॉन्ड बाल उसके कंधों तक आ रहे थे, जो उसे एक सॉफ्ट लेकिन फेमिनिन लुक दे रहे थे। एलिवेटर रोकने के बाद भी उसने एरिक से कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल दी, जबकि वो उसकी ओपोनेंट थी। एरिक को लगा कि वो जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, वरना ऐसा बिहेवियर काफी अजीब था। डोर्स बंद हुए और एलिवेटर धीरे धीरे सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ा। फिर डोर्स खुले और दोनों उस लंबे कॉरिडोर में आ गए जहां फाइटिंग रूम्स थे। हमेशा की तरह हॉलवे स्टूडेंट्स से भरी हुई थी, जो अपने अपने रूम्स की तरफ जा रहे थे। करीब 10 मिनट चलने के बाद वे रूम 286 पहुंचे और अंदर चले गए। सेफ रूम में उनका डेजिग्नेटेड हीलर वॉल्टर ब्राउन पहले से मौजूद था। उसके छोटे ब्राउन बाल उसके चेहरे पर अच्छे से जच रहे थे, जिससे वो उम्र से थोड़ा छोटा लगता था। उसका शरीर मस्कुलर था और उसने लाइट ग्रे कपड़े पहन रखे थे। इंटरकॉम के जरिए वॉल्टर ब्राउन ने बोलना शुरू किया। मुझे रूल्स दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सही? नो सर, दोनों कंटेस्टेंट्स ने जवाब दिया। गुड। रेडी? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। ऑल राइट देन, यू मे बिगिन व्हेनेवर यू विश। इतना कहकर हीलर ने कम्युनिकेशंस बंद कर दी। एरिक और जूलिया ने एक दूसरे की तरफ सिर हिलाया और फाइट के लिए तैयार होने लगे। उसी वक्त एरिक ने बिना समय गंवाए जूलिया के स्टैट्स चेक किए। उसे जानना था कि वो असल में कितनी स्ट्रांग है। Name, Julia R. Brain Crystal Power, Weapon Conjuring Common, Hammer Variant, Slightly Uncommon. Race, Human. Physical characteristics, blonde hair, blue eyes, lumby, lean or athletic body. Estimated height लगभग 1.7 meters और weight करीब 65 kilograms. Personality and traits. Personality के बारे में कोई information नहीं, cheerful और polite दिखती है, no hostility detected. Power level, Tirst, approximate strength, 22, approximate intelligence, 13, approximate dexterity, 19, approximate energy, 189. स्क्रीन देखकर एरिक समझ गया कि वो जैक से ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी उसके स्टैट्स एरिक से कम थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रैंक्स में इतना फर्क होने के बावजूद आमतौर पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा अंतर नहीं होता था। So far, this doesn't seem like a bad matchup, एरिक ने सोचा। हालांकि हैमर के खिलाफ फ्लाइसा से लड़ना आसान नहीं था। वेपन काफी हैवी था और अगर एरिक ने ध्यान नहीं दिया तो उसका वेपन टूट भी सकता था। जूलिया को भी यह अच्छी तरह पता था और वो कॉन्फिडेंस के साथ एरिक की तरफ बढ़ने लगी। जूलिया ने वही टैक्टिक अपनाई जो ज्यादातर हैमर यूजर्स सोर्ड यूजर्स के खिलाफ अपनाते थे। पहले अटैक करना, जोर से और तेज वार करना और ओपोनेंट को सोचने का समय न देना। वो एरिक की तरफ चार्ज की, जबकि एरिक वहीं खड़ा उसका इंतजार करता रहा। जूलिया ने पूरी ताकत से हैमर स्विंग किया। एरिक ने वार से बचाव कर लिया। हैमर जमीन पर जा लगा, लेकिन रूम इतना स्ट्रांग और ड्यूरेबल था कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। एरिक ने उसी मौके का फायदा उठाकर सोर्ड से काउंटर अटैक किया, जिससे जूलिया डिफेंसिव हो गई। लेकिन जूलिया प्रिपेयर्ड थी। उसने हैमर पर पूरा वेट डालते हुए एरिक के चेहरे पर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। ट्रेनिंग की वजह से एरिक ने आसानी से बचाव कर लिया और खुद भी वार करने की कोशिश की। जूलिया ने हैमर नीचे खींचा और उसके लंबे हैंडल से डेंजरस कट को ब्लॉक कर लिया। उसने डिफेंस के लिए हैंडल की लेंथ बढ़ा ली थी।
अटैक के वक्त उसे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हैमर इतना हैवी और बड़ा था कि उसका वेट ही काफी था। वो फेटल मूव से भी बच रही थी, इसलिए बहुत जोर से वार नहीं कर रही थी। हैमर का टफ हैंडल एरिक के अटैक्स के लिए एक आसान शील्ड बन गया था। एक पल ऐसा आया जब वेपन के भारीपन की वजह से जूलिया नहीं पाई। एरिक ने इस मोमेंटरी ब्रेक का फायदा उठाया और उसके पेट पर जोरदार किक मारी। किक की ताक से जूलिया कुछ मीटर्स दूर जा गिरी। एरिक ने तुरंत पीछे की तरफ जंप किया और डिस्टेंस बना ली। जमीन पड़ा वॉरियर अक्सर उससे ज्यादा डेंजरस होता है जोखड़ा, क्योंकि वो पकड़कर सप्रेसिंग मूव्स लगा सकता है, और जूलिया इस तरह की टेक्निक्स में ट्रेन थी। लेकिन जूलिया ने जल्दी से फुटिंग रिगेन की, हैमर को फिर से उठाया और एरिक की तरफ दौड़ी। वेपन घुमाते हुए उसने एक बार फिर वार किया, सीधे एरिक के सिर की तरफ। एरिक ने हैमर के वार को डॉज किया और तुरंत काउंटर अटैक करने का फैसला लिया। उसने अपने मास्टर की फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर स्लैशेस की एक सीरीज छोड़ी, इस उम्मीद में कि जूलिया को ऑफ गार्ड पकड़ ले। लेकिन बदकिस्मती से जूलिया की रिएक्शन एरिक की उम्मीद से कहीं तेज निकली। उसने हैमर को एक फोकल पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया और उसके चारों तरफ इनक्रेडिबल एजिलिटी के साथ घूमते हुए एरिक के हर वार से बचती चली गई। वो तेज थी, बिल्कुल पानी की तरह बहती हुई। उसका फ्लो काफी इंप्रेसिव था, और एरिक तुरंत समझ गया कि वो उस रैंक पर क्यों है। उसकी ट्रेनिंग जैक या उन सभी लोगों से कहीं बेहतर थी जिनसे एरिक अब तक लड़ा था। एरिक को एहसास हो गया कि जूलिया को हराना आसान नहीं होगा और उसे अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। जूलिया हर स्ट्राइक से बचती रही, बिना स्पीड या मोमेंटम खोए। वो किसी भी पल ओपोनेंट के शरीर के किसी भी हिस्से के पास हो सकती थी, लेकिन हमेशा एरिक को अपने वेपन की रेंज में रखती थी, ताकि जब वो पलटकर हमला करे तो उसके सारे अटैक्स आसानी से डिफ्लेक्ट किए जा सकें। एक बार फिर एरिक को साफ समझ आ गया, उसके और जूलिया के बीच असली फर्क टेक्निक और एक्सपीरियंस का था। वो जानता था कि उसके अजीब मूवमेंट्स के साथ वो सिर्फ अपने इन्फ्लेटेड स्टैट्स की वजह से ही कदम मिला पा रहा है। सिर्फ स्टैट्स पर भरोसा करना जीत की गारंटी नहीं था। उसे स्ट्रैटेजी बनानी थी और जूलिया की फाइटिंग स्टाइल में कोई वीकनेस ढूंढनी थी। हालांकि उसने भी काफी ट्रेनिंग की थी, और हर गुजरते दिन के साथ वो बेहतर होता जा रहा था। वो पूरी तरह नूब भी नहीं था, कम से कम उसके मुकाबले में। एरिक को यह भी साफ लग रहा था कि अगर वो जैक को हरा सकता है तो उसे जूलिया को भी हरा पाना चाहिए, भले ही वो ओवरऑल ज्यादा ट्रेन्ड हो। फिर भी वो काफी कॉन्फिडेंट था कि ये मैच वो जीत सकता है। लेकिन साथ ही उसे पता था कि उसे उसकी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी मैच छीन सकती थी। उसे पूरी फाइट के दौरान फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहना था। एरिक ने जूलिया को ध्यान से ऑब्जर्व किया, और कुछ ही पलों बाद उसे समझ आ गया कि जीतने के लिए हैमर के साथ कुछ करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम यह थी कि वेपन की डिफेंस के पार कैसे पहुंचा जाए। उसने गहरी सांस ली और अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया, ये जानते हुए कि कोई भी जल्दबाजी उसे हार की तरफ ले जा सकती है। एरिक जानता था कि अगर उसे जीत का कोई भी चांस चाहिए तो उसे अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड पर भरोसा करना होगा। उसने फैसला किया कि वो जल्दी से डिस्टेंस क्लोज करेगा, तेज और अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट से जूलिया को कंफ्यूज करेगा और सही मौके का इंतजार करेगा। फाइट के दौरान वो फोकस्ड रहा, किसी भी ओपनिंग की तलाश में, ताकि ओपोनेंट को डिसआर्म किया जा सके। वो इस बार जीत को एग्जॉशन से नहीं लेना चाहता था, जैसा कि पिछली कुछ फाइट्स में हुआ था। वो तरीका उसे थोड़ा लेम और सच कहें तो शर्मनाक लगता था। वो ऐसी जीत चाहता था जो उसके पीयर्स को इम्प्रेस करे और उसे एक वर्दी फाइटर साबित करे। लेकिन जूलिया ने एरिक की स्टैंस में एक कमजोरी तुरंत देख ली और उसे इतनी फाइनेस और स्किल के साथ एक्सप्लॉइट किया कि हीलर तक इम्प्रेस्ड हो गया। साफ था कि एरिक अभी सोर्ड के साथ ग्रीन हॉर्न था, जबकि जूलिया के पास हैमर के साथ लड़ने का कई सालों का एक्सपीरियंस था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन क्रिस्टल पावर उसी से जुड़ा हुआ था। फिर भी उसने ये भी साफ देखा कि एरिक की स्टैंस भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वो वेपन के साथ मूव करना जानता था। उसे ये भी पता था कि एरिक ने हाल ही में ट्रेनिंग शुरू की है। आखिरकार अवेकनर होने की वजह से वो अक्सर न्यूज़पेपर्स में आता रहता था, और उसने जो रिजल्ट्स अचीव किए थे वो जूलिया को भी हैरान कर चुके थे। जूलिया ने हैमर उठाया और पूरी ताकत से स्विंग किया, क्योंकि उस वक्त उसकी रीच सबसे ज्यादा थी। उसने एरिक के चेस्ट को निशाना बनाया। एरिक ने डाइव लगाई और वार से बच गया। जूलिया ने हमला किया, भले ही वो जानती थी कि ये रिस्की मूव था,
इतना कि एरिक मर भी सकता था। भले ही एरिक के पास एक्सपीरियंस की कमी थी और वो ज्यादा टेक्निक्स नहीं जानता था, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से जूलिया को फाइट करने में दिक्कत हो रही थी। इसी मजबूरी में उसे वो डेंजरस अटैक करना पड़ा। पहली बार जूलिया को अपना रैंक खोने का डर महसूस हुआ। एरिक के तेजी से रैंक्स क्लाइम करने की अफवाहों ने जूलिया को क्यूरियस बना दिया था, इसलिए वो उसकी एक फाइट देखने गई थी। उसने देखा था कि वो कितना स्ट्रांग और फास्ट है, लेकिन वो ऐसे कई फाइटर्स से पहले भी लड़ चुकी थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब चीजें उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित हो रही थी। इस बार एरिक ऐसी पोजीशन में था जहां वो डॉज नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ ब्लॉक करने का ही ऑप्शन था। उसने सोर्ड और अपने दोनों आर्म्स, जो मैना से कोडेड थे, का इस्तेमाल करके अटैक को पैरी किया। रिजल्ट एक डेवस्टेटिंग ब्लो था, जिसने एरिक की बाहों को लगभग तोड़ ही दिया और जूलिया को क्लियर एडवांटेज दे दिया। एरिक को उस वार को सहने के लिए अपनी मैना रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा। फाइट से पहले जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा। फिर भी उसकी पावर काफी एफिशिएंट थी। उसी रैंक की दूसरी पावर्स के मुकाबले उसे कम मैना खर्च करनी पड़ी, क्योंकि उसे बस चीजों को शार्पन करना था और फ्लाइसा को ज्यादा शार्पन करने की जरूरत नहीं थी। एरिक कुछ मीटर्स पीछे उड़ गया और उसकी बाहों में तेज दर्द दौड़ गया। फिर भी उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो लकी था। अगर उसने सही समय पर रिएक्शन नहीं लिया होता, तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। एरिक जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन उसी वक्त जूलिया उस पर चार्ज करने लगी। फक, एरिक के मुंह से निकला। सरेंडर कर दो, इससे पहले कि खुद को बेवकूफ बनाओ, जूलिया ने कहा, हैमर घुमाते हुए। हालांकि वो वार चूक गया। उस पल उसकी आवाज में एरोगेंस साफ छलक रहा था, क्योंकि उसे एक ऐसे इंसान पर एडवांटेज मिल रही थी जो रैंक्स में तेजी से ऊपर जा रहा था। लेकिन यह भी सच था कि एरिक ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। वो उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड थी और स्टैट्स का गैप बस इतना ही था कि दोनों लगभग सेम लेवल पर आ गए थे। अचानक तुम कैरेक्टर से बाहर क्यों बिहेव कर रही हो? एरिक ने पूछा, एलिवेटर वाली मुलाकात की तरफ इशारा करते हुए। जूलिया ने फिर हैमर स्विंग किया, लेकिन एरिक ने डॉज कर लिया। इस बार उसने वाइड मूवमेंट से बचते हुए ज्यादा टाइट और कंट्रोल्ड स्टेप्स लिए। बात करना बंद करोगी और फाइट पर फोकस करोगी? उसने कहा। जूलिया ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार एरिक ने काउंटर अटैक किया। उसके पास पहले जितना मैना नहीं था, फिर भी वो लड़ सकता था। वो जूलिया को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी ट्रेनिंग मास्टर नीमिनन के साथ धीरे धीरे उसके बैटल प्रॉवेस को शेप दे रही थी। जूलिया ने फिर हैमर स्विंग किया। एरिक ने डॉज किया और उसके पैर पर स्लैश मारा। पहला वार चूक गया, लेकिन वो इतना तेज था कि तुरंत दूसरा वार निकाल लिया और उसके पैर पर एक नास्टी कट लगा दिया। ब्लेड ने स्किन को गहराई तक काटा और खून बहने लगा। एरिक मुस्कुराया, तुम ब्लीड कर रही हो। उसी पल जूलिया को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। एरिक अभी भी कई सरप्राइजेस छुपाए बैठा था। अब उसे खड़ा रहने में भी दिक्कत होने लगी। उसकी मोबिलिटी काफी कम हो गई थी। हालांकि एरिक की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी बाहों की चोट की वजह से उसे ताकत लगाने में परेशानी हो रही थी और उसे कमी पूरी करने के लिए ज्यादा मैना खर्च करना पड़ रहा था। फाइट चलती रही। एरिक के अटैक्स कमजोर होते गए और जूलिया की मूवमेंट और भी लिमिटेड हो गई। नतीजा यह हुआ कि जूलिया धीरे धीरे और ज्यादा वुंड्स लेने लगी, क्योंकि वो पहले की तरह मूव नहीं कर पा रही थी। ये जख्म पहले वाले जितने गहरे नहीं थे, लेकिन खून अब काफी बह रहा था। एक और स्लैश लगने के बाद जूलिया जमीन पर गिर पड़ी। हालत सीरियस थी, फिर भी वो सरेंडर नहीं करना चाहती थी। उधर एरिक की लगातार आर्म यूज से दर्द और बढ़ता जा रहा था। जल्द ही वो फाइट जारी रखने की हालत में नहीं रहने वाला था। हीलर भी सोचने लगा था कि आखिर जीत किसकी होगी। तभी अचानक कुछ हुआ। सरेंडर! नो, यू सरेंडर! कोई चांस नहीं। मैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फाइट जारी रही। जूलिया ने फिर हैमर के चारों तरफ घूमने वाली पुरानी टेक्निक अपनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो बहुत स्लो हो चुकी थी। एरिक अब उसकी मूवमेंट्स के साथ इजीली कीप अप करने लगा। दोनों हैमर के चारों तरफ कई बार घूमे और आखिरकार एरिक ने मौका पा लिया। वो जूलिया के काफी करीब पहुंचा और जोरदार वार किया। उसकी चेस्ट पर एक गहरी गैश बन गई, जिससे हड्डियां आंशिक रूप से दिखने लगी। फिर उसने उसी वूंड पर किक मारी।
जूलिया दर्द से तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त एरिक मुश्किल से अपनी सोर्ड उठा पा रहा था। किसी तरह उसने फ्लाइसा को उसकी गर्दन की तरफ पॉइंट किया और हाँफते हुए कांपती आवाज में बोला, मैं विनर हूं। जूलिया इतनी दर्द में थी कि जवाब भी नहीं दे पाई। हीलर तुरंत रूम में आया और बिना देरी किए रिजल्ट अनाउंस कर दिया। एरिक रोमानो वन। लेकिन उसकी नजर तुरंत जूलिया पर चली गई, जिसकी हालत इमरजेंसी ट्रीटमेंट मांग रही थी। हीलर ने तुरंत उसे हील करना शुरू कर दिया। जूलिया खून से लथपथ थी और इलाज के दौरान खुद को कोसने से रोक नहीं पाई। फक। एक ही दिन में उसने 200 रैंक्स खो दिए थे। ये उसके ईगो पर एक जबरदस्त झटका था। नथानियल रेड पैलेस के लंबे लंबे कॉरिडोर से गुजरता हुआ कैफेटेरिया की तरफ जा रहा था। सुबह प्रैक्टिस और क्लासेस खत्म करने के बाद वह आमतौर पर अपने दोस्तों नताशा और कार्ल के साथ कैफेटेरिया में लंच करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा था। कुछ दिनों पहले नथानियल और नताशा की प्राइवेट चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और उनकी हॉट पिक्चर्स पेजेंट रैंक्ड स्टूडेंट्स के बीच सर्कुलेट होने लगी थी। उसके बाद से ही तीनों के बीच दूरी आ गई थी। अफवाहों और गॉसिप ने उनकी फ्रेंडशिप में दरार डाल दी थी और नथानियल खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करने लगा था। वह बार बार सोचता कि आखिर ये लीक किसने किया और उसका मकसद क्या था। दिल के किसी कोने में उसे शक था कि इसके पीछे एरिक ही है। हालांकि वह अमीर था और अंदर ही अंदर सबको अपने से नीचे समझता था। फिर भी उसने वही जगह चुनी जहां बाकी सब खाते थे। वह किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाकर खुद को राजा की तरह सर्व नहीं करवाना चाहता था। उसे वो सब अजीब लगता था। लंच के बाद उसने आफ्टरनून क्लासेस अटेंड की, लेकिन इस बार भी वह अकेला ही था। आमतौर पर उसका ग्रुप साथ जाता और फिर रेड पैलेस के प्राइवेट ट्रेनिंग रूम्स में प्रैक्टिस करने चला जाता, जो उन्होंने रेंट पर ले रखे थे। ये उन प्रिविलेजेस में से एक था जो अमीर लोग जैसे नथानियल एंजॉय कर सकते थे, और एरिक सिर्फ उनका सपना ही देख सकता था। एम्बर, फ्लॉयड और ग्वेन भी ये रूम्स रेंट कर सकते थे, लेकिन वे अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते थे, क्योंकि एक रूम में सिर्फ 3 लोग ही ट्रेन कर सकते थे। बाकी सारे स्टूडेंट्स जिम में प्रैक्टिस करते थे, जो अक्सर इतना क्राउडेड रहता था कि अपनी टर्न के लिए वेट करना पड़ता था। नथानियल इसके बजाय अकेले प्राइवेट ट्रेनिंग रूम में चला गया, खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे से मिलने वाले एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस थे। आमतौर पर दिन के अंत में यह ग्रुप शहर के अंदर मौजूद उसके पिता के क्लब में जाता था, खाने और पूरी तरह वेस्टेड होने के लिए। वहां भी वे प्राइवेट रूम ही लेते थे, क्योंकि नथानियल को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, और वह चाहता था कि हर चीज इंडिविजुअली सर्व हो। उसके बाद एक लिमो उन्हें वापस रेड पैलेस छोड़ देती थी। पर्सनल स्पेस और कस्टमाइज सर्विस का ये लग्जरी पैकेज सबको बेहद पसंद था, और ये सब नथानियल के पिता मैथ्यू की वजह से पॉसिबल था। ट्रेनिंग खत्म करते ही नथानियल कमरे से बाहर निकला। दरवाजा खुला और वह थका हुआ बाहर आया। उसके चेहरे पर एग्जॉशन के साथ साथ गुस्सा भी साफ झलक रहा था। पिछले कुछ दिनों के लीक्स उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे, और इसी वजह से आज वह ठीक से फोकस भी नहीं कर पाया था। वह जानता था कि सबसे सही कदम सुपरवाइजर से बात करना होता, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उसका ईगो और सामने वाले को सजा देने की चाहत ज्यादा भारी पड़ गई, और उसने ऐसा नहीं किया। बस पता लगाना है कि यह सब किसने किया, उसने बुदबुदाया। फिर एक हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली हंसी निकली। हाँ, और फिर उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, कुछ पल सोचने के बाद उसने खुद से कहा, मैं डैड से भी हेल्प ले सकता हूं। अगर वह सच में किसी को सबक सिखाना चाहता था, तो अपने पिता से मदद लेना सबसे सही रास्ता था। सच सामने लाने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत थी। फिर भी वह अंदर से कन्फ्लिक्टेड था। वह खुद अपने हाथों से निपटना चाहता था। नथानियल को पूरा शक था कि इसके पीछे एरिक है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, और न ही यह समझ आ रहा था कि एरिक ऐसा कैसे कर सकता है। उसे अपने दोस्तों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे उस डिसरिस्पेक्ट से फर्क पड़ रहा था जो इनडायरेक्ट तौर पर उसके पिता की अथॉरिटी पर था। आखिरकार वह एक क्रिमिनल का बेटा था, जिसने उसे यही सिखाया था कि वह पैसे, स्टेटस और सबसे बढ़कर पावर की वजह से दूसरों से सुपीरियर है। मुझे ड्रिंक चाहिए, नथानियल ने कहा। कार्ल और नताशा के साथ बाहर जाना बंद हो चुका था, इसलिए उसने तय किया कि वह अपने पिता के क्लब जाएगा, उन कुछ बूटलिकर्स के साथ जिन्हें वह आमतौर पर इग्नोर करता था। बस किसी का साथ चाहिए था। उसने उन्हें कॉल किया और वहीं मिलने को कहा।
तीनों ने तुरंत हां कर दी। नथेनियल को नाराज करना वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। प्राइवेट ट्रेनिंग रूम का दरवाजा बंद हुआ और नथेनियल रेड पैलेस की भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरता हुआ एलिवेटर तक पहुंचा, फिर ग्राउंड फ्लोर पर उतर गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह एंट्रेंस पर पहुंचा और सामने फैले विशाल गार्डन में कदम रखा। गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था, ग्रुप्स में सजे हुए। कोई भी और होता तो इस जगह को मेस्मराइजिंग कहता। इसे डिजाइन करने वाले ने ऐसा लेआउट बनाया था कि ऊपर से या रेड पैलेस की ऊपरी मंजिलों से देखने पर कुछ सिंबल्स नजर आए। यहाँ फाउंटेन्स, पॉन्ड्स और मछलियां थीं, और थके हुए स्टूडेंट्स के लिए बेंचेस और पेड़ भी लगे थे। लेकिन नथानियल को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने आसपास देखा तक नहीं और चलते चलते कई फूल कुचल दिए। वह एक फाउंटेन के पास बेंच पर बैठा और फोन कॉल किया, रेड पैलेस के एंट्रेंस पर लिमो भेजने के लिए। सूरज डल रहा था जब लिमोजीन आ पहुंची। गाड़ी लग्जरी की डेफिनेशन थी, ऐसी सुविधाओं के साथ जिनका सपना भी एवरेज लोग नहीं देख सकते। ट्रंक में इमरजेंसी के लिए वेपन्स रखे थे, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर ट्यून था, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के लिए इंटरकॉम सिस्टम था, और एसी इतना पावरफुल था कि अंदर बैठते ही उसके बाल खड़े हो गए। वह सॉफ्ट लेदर सीट पर पीछे टिक गया, टिंटेड विंडोज से शहर को देखता हुआ क्रिस्टल ग्लास में शैंपेन सिप करने लगा। ड्राइवर ने उसे इनर सिटी की ओर ले जाते हुए न्यू अलेक्जेंड्रिया के मेजर लैंडमार्क्स का पैनोरामिक रूट लिया। काफी देर की ड्राइव के बाद वह अपने पिता के क्लब के सामने पहुंचा, जहां तीनों बूटलिकर्स पहले से मौजूद थे। ग्लेन, जो छोटा था, कर्ली, काले बाल और बड़े कानों वाला। आकिम, जो अंधेरा होने पर भी सनग्लासेस नहीं उतारता था और लंबे भूरे बाल पोनीटेल में बांधता था। और पीटर, लंबा पतला, छोटे ब्लॉन्ड बाल और नीली आंखों वाला, किसी टीवी शो के एक्टर जैसा। तीनों नथानियल के पिता के लोगों के बेटे थे और उसकी कृपा पाने की कोशिश में रहते थे। नथानियल को देखते ही उन्होंने झुककर सल्यूट किया। नथानियल उन्हें कीड़ों की तरह ट्रीट करता था और वे उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जानते थे कि भविष्य में वही पावरफुल बनेगा। इसलिए चुप, वेलकम यंग मास्टर, तीनों ने एक साथ कहा। नथानियल ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे मैगट्स हो। मुझे प्यास लगी है, मुझे ड्रिंक चाहिए। तीनों तुरंत रास्ता देने लगे। क्लब के अंदर कदम रखते ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया। यह जगह माम्बास का मेन क्वार्टर भी थी और एक बेहद प्रॉफिटेबल एस्टैब्लिशमेंट भी। एंट्रेंस के पास लोग नाच रहे थे, ज्यादातर के हाथों में ड्रिंक्स थी, और कई लोग एक्सपेंसिव डिशेस खा रहे थे। माहौल किसी एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी जैसा था, जहां हर कोई अपने मजे में था। हाफ नेकेड लोग एक दूसरे से लिपट कर नाच रहे थे, कपल्स खुलेआम मेकआउट कर रहे थे, और कई लोग बस उन्हें देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ये सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं था, यहाँ ड्रग्स और अल्कोहल भी थे, जो साथ साथ चलते थे ताकि लोग खुद को इतना ड्रंक कर सकें कि किसी भी किंकी चीज में कूद पड़े। इस तरफ ग्लेन ने कहा। ग्लेन, पीटर और आचिम नथानियल को घेरे हुए वीआईपी रूम तक ले गए। नथानियल काउच पर लेट गया, लेकिन उसका मूड खट्टा और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्या मैं वेट्रेस को बुलाऊं? आचिम ने पूछा। हाँ, उसे बुलाओ। नथानियल की आवाज गुस्से से भारी थी, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। और मुझे एक औरत भी चाहिए, किसी को कॉल करो। पीटर, ग्लेन और आचिम ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। उन्हें नथानियल की आदतें अच्छी तरह पता थी। वह बात न मानी जाने पर बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए तीनों तुरंत उसके आदेश पूरे करने में लग गए। करीब 5 मिनट बाद एक खूबसूरत लड़की एक छोटा कार्ट लेकर आई, जिसमें बर्फ से भरी बाल्टियों में 4000 न्यू डॉलर की शैंपेन बॉटल्स थीं। उसके बाद एक जवान लड़का फूड ट्रॉली लेकर आया, जिसमें ग्लासेस और स्नैक्स थे, और उसे नथानियल और तीनों के सामने रख दिया। लड़की ने शैंपेन खोली, एक खाली ग्लास लिया और उसमें डालने लगी। स्टॉप वेस्टिंग माई फकिंग टाइम, जल्दी करो, नथानियल चिल्लाया। वह घबराकर ग्लास नथानियल को दे गई और फिर बाकी तीनों को सर्व किया। फक ऑफ। नथानियल का मूड साफ तौर पर बेहद खराब था। लड़की ने जल्दी से माफी मांगी और उसका गुस्सा भांपते हुए बाहर निकल गई। तीनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ ऑकवर्ड नजरों से देखा। नथानियल ने झुंझलाकर सांस ली और पूरा ड्रिंक एक ही घूंट में पी गया, जैसे अपने गुस्से को सुन करना चाहता हो। कमरे का माहौल भारी और हॉस्टाइल हो गया। कुछ पल की खामोशी छा गई। स्थिति को संभालने के लिए नथानियल ने जबरन हल्की सी मुस्कान दिखाई और उन्हें इशारा किया कि बात जारी रखें। जब दोनों वेटर्स चले गए और चारों अकेले रह गए, तो बातचीत शुरू हुई। हे, मैं सोच रहा था, पीटर बोला, रेड पैलेस ज्वाइन करना कैसा है?
कुछ खास नहीं, नेथानियल ने जवाब दिया। वहां भी लूजर्स और स्पाइनलेस लोग ही भरे पड़े हैं। डैड ने मुझे गिफ्ट भी दिया था क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह जगह बहुत प्रेस्टिजियस है, लेकिन हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड थे। हाँ, तुम वहां के प्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। एग्जैक्टली तुम्हारे सामने तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, ग्लेन ने जोड़ा। अब चुप रहो, ये सब बुलशिट सुनने का मन नहीं है, नेथानियल ने कहा। तीनों तुरंत चुप हो गए। उसने तीनों को देखा, जो अभी भी मिलिट्री स्कूल के आखिरी साल में थे, और अचानक उसके मन में एक अजीब क्यूरियोसिटी आ गई। एक बात बताओ, मिलिट्री खत्म होने के बाद तुम लोग क्या करोगे? उसे पता था कि अमीर लोग पैसे देकर मिलिट्री कंस्क्रिप्शन से बच सकते हैं, और उसके सामने बैठे तीनों के पास इतना पैसा था। वे भी नथानियल की तरह मिलिट्री में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। आचिम बोला, डैड चाहते हैं कि मैं कुछ कंपनीज खोलूं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो मतलब हमारे साथ ही काम करोगे? नथानियल बोला। और तुम? उसने ग्लेन से पूछा। डैड चाहते हैं कि मैं एट्रियम में एक मर्सनरी टीम बनाऊं और लोकल गैंग से कनेक्शंस एस्टैब्लिश करूं। वैसे भी एट्रियम की इकोनॉमी का हद तक थाइड्स के बॉडी पार्ट्स पर चलती है, वहां बहुत पैसा है। और तुम नथानियल? नथानियल ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं ऑब्वियसली डैड की जगह लूंगा। फैमिली बिजनेस एक्सपैंड करने के कुछ आइडियाज हैं, और क्रिस्टल क्रॉस गैंग के साथ ज्यादा कोलैबोरेट करना चाहता हूं। लगता है हमें एक प्रॉमिसिंग नया लीडर मिलने वाला है, पीटर हंसा। हाँ, नेथानियल की फ्यूचर स्ट्रेंथ के साथ माम्बस को संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्लेन बोला। पीटर ने हंसते हुए कहा, लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग सक्सेसर होना अच्छा है। ग्लेन ने सिर हिलाया, नेथानियल में लीडर बनने की सारी क्वालिटीज हैं। इनफ, नेथानियल ने कहा, उनकी बूटलिकिंग से थोड़ा इरिटेट होकर। फिर उसने पीटर से पूछा, और तुम? मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, पीटर ने जवाब दिया। क्यों? डैड के मिलिट्री में कॉन्टैक्ट्स हैं। वे मुझे कमांडिंग पोजीशन दिला सकते हैं, और उस मदरफकर जनरल बेकर पास अपने लोग होना यूजफुल रहेगा। ठीक है, टॉपिक बदलते हैं, नेथानियल ने कहा। तीनों फिर चुप हो गए। कुछ पल सोचने के बाद नेथानियल बोला, अगर कोई तुम्हें थाइड्स की पूरी हॉर्ड तुम्हारे ऊपर फेंककर ऑलमोस्ट मार दे, तो तुम क्या करते? तीनों सन रह गए। रेड पैलेस की आउटिंग पर हुए अटैक की खबर पहले ही सिटी में फैल चुकी थी। तुम उस इंसिडेंट की बात कर रहे हो? ग्लेन ने पूछा। हाँ, नेथानियल ने चिढ़कर कहा। अगर मैं होता तो तुरंत बदला लेता, पीटर बोला। सेम, अचिम ने कहा। यह सुनकर नेथानियल का शक एरिक पर और गहरा हो गया। एक अनरिलेटेड सवाल है, क्या डिवाइसेस को हैक करके ऐसा दिखाया जा सकता है कि मैसेजेस उसी डिवाइस से भेजे गए हों? क्यों पूछ रहे हो? ग्लेन ने कहा। माइंड योर ओन बिजनेस, नेथानियल ने रूखे लहजे में जवाब दिया। पीटर ने गुस्सा निगलते हुए कहा, पॉसिबल है, लेकिन स्किल चाहिए, और कुछ कंडीशंस भी। तुम्हें यह सब कैसे पता? आचिम ने पूछा। कुछ दोस्तों के साथ मजे किए थे। हमने एक लड़की का फोन हैक किया, उसकी न्यूड फोटोज चुराई और पैसे वसूले। अगर नथानियल ध्यान देता तो समझ जाता कि वह स्कारलेट कॉल्वर्ट की बात कर रहा है। ऐसे हैकर्स ढूंढना कितना मुश्किल है? नथानियल ने पूछा। हमारे फील्ड में इजी, पीटर बोला। नॉर्मल लोगों के लिए हार्ड बट इम्पॉसिबल नहीं। अब नथानियल को यकीन होने लगा था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एरिक ही है। बात यहीं खत्म हो गई और चारों ने बाकी वक्त पार्टी में बिताया। ड्रिंक और खाने के बाद वे थोड़े टिप्सी हो चुके थे। अगले दिन जल्दी उठना था, इसलिए उन्होंने घर जाने का फैसला किया। चारों प्राइवेट रूम से बाहर निकले, तेज म्यूजिक से गूंजते डांस हॉल से गुजरते हुए एंट्रेंस तक पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बाहर निकलने में समय लग गया। क्लब के बाहर आकर उन्होंने सिगरेट जलाई और नथानियल ने अपनी लिमोजीन कॉल की। लीमो 5 मिनट में आ जाएगी, नथानियल ने कहा। सिचुएशन कैसी है मेरे को? जनरल बेकर ने अपने दोस्त कर्नल टिवाना से पूछा। हालात बेहद खराब थे। थाइड्स की हॉर्ड शहर से सिर्फ 3 दिन दूर थी, और फ्रंट की आर्मी उनकी नंबर्स को इतना कम नहीं कर पा रही थी कि मिलिट्री पूरी तरह सेफ महसूस कर सके। बेकर और उसके मेन वुमेन सभी हतोत्साहित थे। उन्होंने मैसिव रिसोर्सेज झोंक दिए थे। थाइड्स की संख्या कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन हर एक को मारने पर कहीं से कोई नया थाइड उस विशाल हॉर्ड में शामिल हो जाता। यह सच में डरावना था। टिवाना ने थके हुए अंदाज में चाय के कप की तरफ देखते हुए कंधे उचका दिए। जो हमारे पास है उसी से बेस्ट कर रहे हैं, उसने कहा। लेकिन थाइड्स लगभग शहर तक पहुंच चुके हैं। उसने अपने सोल्जर्स की ओर देखा। कुछ बेंचेस पर बैठे थे,
कुछ टेंट के बाहर गार्ड पर खड़े। देर आफ्टरनून होने के बावजूद सबके चेहरे थके हुए थे, लेकिन डिटर्मिनेशन अभी भी बाकी थी। जनरल ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम फियर्स लायनेस और बैंड ऑफ जायंट्स को ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं। वे अपने व्हीकल्स के साथ यहां आ रहे हैं। इसके अलावा हमने बैरियर के आसपास मेका स्टेशन करने शुरू कर दिए हैं और ईस्ट गेट पर अपनी फोर्सेस कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। हमने एनिमी मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए स्काउट टीम भी भेजी है, लेकिन हमें यह पॉसिबिलिटी मानकर चलनी होगी कि वे ईस्ट गेट ब्रीच कर सकते हैं। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद उसकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं की जा सकती। इससे ज्यादा अभी हम कर भी क्या सकते हैं, तिवाना बोला। अगर गेट पर मैक्सिमम पीपल नहीं लगाए तो मॉन्स्टर्स उसे तोड़ ही देंगे, और अगर वे अंदर घुस गए तो फिर फियर्स लायनेस से मदद मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एक बार भी चीजें ठीक से क्यों नहीं हो सकती? बेकर ने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा। वोल्कोव का क्या? उसने पूछा। उसने कहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में आते ही वह और उसके लोग यहां आकर हेनियट को ढूंढने में मदद करेंगे, तिवाना ने जवाब दिया। लेकिन अटैक से पहले वे पहुंच नहीं पाएंगे। बेकर को पूरा यकीन था कि वोल्कोव हेनियट को ढूंढ सकता है, लेकिन उसका बैटलफील्ड से गायब रहना एक बड़ी समस्या थी। बेकर खुद भी फ्रंटलाइन पर नहीं जा सकता था। उसे ट्रूप्स कोऑर्डिनेट करने थे। कमांड सेंटर में उसकी मौजूदगी बेहद जरूरी थी। प्रॉब्लम बस यह थी कि इसका मतलब था बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज। जनरल ने गहरी सांस ली। ट्रूप्स अभी भी मॉन्स्टर्स को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं? यस सर, तिवाना ने कहा। लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, कोई खास असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, बेकर बोला, तो जो भी एक्टिव पर्सनल है उन्हें कल से सिटी वापस भेजो। बैटल से पहले उन्हें रेस्ट चाहिए। हमें एग्जॉस्टेड नहीं, फ्रेश ट्रूप्स चाहिए। अंडरस्टूड सर। ऑर्डर कब दें? अभी, और उन्हें 20 बजे से पहले निकलने दो। यस सर। ओ, और बेकर ने थोड़ी देर सोचा। सिविलियंस को मैसेज भेजो जो फाइट नहीं कर सकते वो शेल्टर्स में जाएं। पुलिस पब्लिक ऑर्डर संभालेगी। समझ गया। हाँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंस्क्रिप्शन का क्या स्टेटस है? बेकर उन प्लान्स की बात कर रहा था जिनमें एडल्ट्स को सिटी डिफेंस के लिए फोर्सफुली रिक्रूट किया जाना था। कुछ दिन पहले जब टाइड्स दूर थे तब इस पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब अप्रोचिंग हॉर्ड को देखकर सबने इसे तुरंत अप्रूव कर दिया था। सब कुछ स्मूथ रहा, तिवाना ने कहा। भले ही ये अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन आपकी स्पीच ने लोगों को मोटिवेट कर दिया। गुड। कितने लोग ज्वाइन करेंगे? बेकर ने पूछा। करीब 10 मिलियन सिविलियंस। अगर 2 मिलियन सोल्जर्स जोड़े तो हम कुल मिलाकर थाइड्स की हॉर्ड से सिर्फ 3 से 4 मिलियन पीछे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ईस्ट के सारे मॉन्स्टर्स मिलकर शहर को मिटाने आ रहे हों। इतना भी बुरा नहीं, बेकर बोला। सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास सर्वाइव करने का चांस है। अब बस बचे हुए दिनों में बेस्ट प्रिपरेशन करनी होगी। नंबर्स परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन सही टैक्टिक्स और वेपन्स के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाया जा सकता है। उनकी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि दूसरी सिटी से ट्रूप्स लाना आसान नहीं था। हर जगह थाइड्स घूम रहे थे। ऊपर से हर सिटी को अपनी बॉर्डर्स डिफेंड करनी होती थी। कुछ और? बेकर ने पूछा। ठीक है, डिसमिस्ड। यस सर। जनरल से बात खत्म करके मिर्को ईस्ट गेट की तरफ अपने ऑफिस की ओर बढ़ा, जहां इस ऑपरेशन का कमांड पोस्ट था। पास पहुंचते ही उसने कई बड़ी कार्स देखी, गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर से घिरी हुई। कुछ के चेहरे पर टेंशन थी, कुछ सरप्राइजिंगली कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मिर्को जानता था कि ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन उन कॉन्फिडेंट ऑफिसर्स को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। चारों तरफ व्हीकल से मैकाज अनलोड किए जा रहे थे। पायलट्स उनमें चढ़कर बैरियर के बाहर मूव करने लगे। मैकाज देखने में बेहद मजबूत थे। डिजाइन नया नहीं था, लेकिन ज्यादातर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। कुछ को फॉरेस्ट कॉम्बैट के लिए स्पेशली मॉडिफाई भी किया गया था। प्रॉब्लम बस ये थी कि मैकाज भी थाइड्स के खिलाफ उतने ही इफेक्टिव थे जितने बाकी मिलिट्री वेपन्स, यानी वे सिर्फ लो रैंक्ड मॉन्स्टर्स को ही मार सकते थे। और लो रैंक्ड का मतलब भी बहुत वाइड था। आर्मी के पास मॉन्स्टर्स क्लासिफाई करने का इंटरनल सिस्टम था जो सिविलियंस को पता नहीं था। इसी वजह से आम लोग सोचते थे कि मैकाज अल्टीमेट सोल्यूशन है। रियलिटी में वे यूजफुल एसेट जरूर थे, लेकिन फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि थाइड्स के खिलाफ एक पॉइंट के बाद सिर्फ ब्रेन क्रिस्टल पावर्स ही सच में काम आते थे। जैसे जैसे तिवाना आगे बढ़ा, उसने देखा कि सोल्जर्स अलग अलग इक्विपमेंट अपनी पीठ पर लादे इधर उधर जा रहे थे। पर्सनल वेपन्स के साथ साथ लेजर राइफल्स,
ग्रेनेड्स और न जाने क्या क्या। ईस्ट गेट से लगातार व्हीकल्स गुजर रहे थे और सोल्जर्स गेट की बिल्डिंग्स पर कैनन्स और हर तरह की आर्टिलरी माउंट कर रहे थे। फिर एक और विशाल ट्रक आया, पूरी तरह वेपन से भरा हुआ। सोल्जर्स तुरंत हैवी मशीन गन्स, एंटी थाइड्स मिसाइल्स और हर इमेजिनेबल कैनन उतारने लगे। उन्हें बैरियर के पास प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टॉल किया गया ताकि कोई मॉन्स्टर पास आए तो तुरंत फायर किया जा सके। कुछ वेपन्स बैरियर के अंदर भी लगाए गए थे अगर थाइड्स अंदर घुस आए तो। फॉरेस्ट पहले ही क्लियर कर दिया गया था और जमीन के अंदर हिडन आर्टिलरी सिस्टम्स थे जो जरूरत पड़ने पर बाहर आ सकते थे। यहां तक कि 3 मीटर ऊंची रेनफोर्स्ड वॉल भी थी जिसे बाहर निकाला रहा था नगहरी सांसली। यह सचमी की सर्वाइवल की लड़ाई थी। वह ईस्ट गेट के अंदर गया और अपने ऑफिस पहुंचा। वहां सर्जन ग्रीन और सर्जन सिंक्लेयर पहले से मौजूद थी। दोनों फ्रंट लाइन पर एक्टिव थी और टीम्स कोऑर्डिनेट करने में लगी हुई। ग्रीन ने कुछ दिन पहले एक हेक्राटिन को मार गिराया था, ईस्ट गेट के लिए सबसे बड़ा खतरा। सिंक्लेयर दूसरी डेंजरस थाइट्स को हंट करने वाली थी। दोनों कर्नल के सामने बैठी। तो कुछ नया पता चला? यस सर, सिंक्लेयर बोली। टीम डेल्टा ने जिस वियर्ड ब्लरडथ को स्पॉट किया था वो हॉर्ड में शामिल हो गया है, लेकिन हमने उसे हैंडल करने के लिए एक कंपनी भेज दी है। फक, टिवाना ने थके हुए स्वर में कहा। अगर ऐसा बीस्ट गेट तक पहुंच गया तो हालात और बिगड़ जाते। टीम डेल्टा की रिपोर्ट्स के हिसाब से वह क्रीचर बेहद पावरफुल था। हमने बाकी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है, सिंक्लेयर ने आगे कहा। लेकिन हॉर्ड की साइज देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जल्दी और स्ट्रेंज क्रीचर्स की रिपोर्ट्स मिलेंगी। आई एग्री, ग्रीन ने कहा। इस वक्त हॉर्ड में और मॉन्स्टर्स जुड़ने की एक लिमिट है। एरिया में रोमिंग थाइड्स की संख्या अब तक की लोएस्ट लेवल पर होनी चाहिए। वह गलत नहीं थी। हेनिएट ने ईस्ट के ज्यादातर थाइड्स को कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन फ्रैंट ने महीनों से वेस्ट की ओर मैस माइग्रेशंस भी देखी थी। यानी कहीं ना कहीं अभी भी बहुत से थाइड्स जिंदा थे। बस उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन फिलहाल स्टेबल रहे, टिवाना ने कहा। तभी एक सोल्जर बिना परमिशन लिए ऑफिस में घुस आया। वह पसीने से तर था, चेहरा पीला और बेहद घबराया हुआ। क्या हुआ? टिवाना ने सख्त आवाज में पूछा। सोल्जर हिचकिचाया, फिर कांपती आवाज में बोला, सर, सेकंड ब्रिगेड पूरी तरह वाइप आउट हो चुकी है। सब मारे गए हैं। टाइड्स के अटैक के बाद कांटेक्ट टूट गया था। हमने रीइंफोर्समेंट्स भेजे, लेकिन वहां सिर्फ बॉडीज मिली। टिवाना उसे घूरता रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया हालात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब होने वाले थे। 3 घंटे पहले मदरफकिंग थाइड्स। अगर ये नहीं होते तो मैं अब भी वेकेशन पर होता, जैकब ने अपनी टीममेट एंड्रिया से गुस्से में कहा। इस वक्त वे लोग सेकंड ब्रिगेड के साथ एक बेहद डेंजरस मिशन पर निकल रहे थे। ऊपर से रिपोर्ट आई थी कि हॉर्ड के अंदर एक खतरनाक बीस्ट मौजूद है, एक डिविएंट ब्लरडॉथ। पहले सिर्फ एक कंपनी ने मिलकर हेक्राटिन को मार गिराया था। इसलिए कमांड को लगा कि अगर पूरी ब्रिगेड भेजी जाए तो इस क्रीचर को भी गिराया जा सकता है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक्स्ट्रा मैन पावर से काम हो जाएगा, यही उम्मीद थी। आर्मी के सबसे प्रॉमिसिंग सोल्जर्स को चुना गया था और अब वे सिटी से बाहर निकलकर उस बीस्ट को ढूंढने और उसे हॉर्ड से अलग करने की कोशिश करने वाले थे। हाँ, मुझे पता है, एंड्रिया ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? सभी सोल्जर्स जानते थे कि विल्डरनेस खतरों से भरी है, लेकिन वे सीधे फेस करने के लिए तैयार थे। उन्हें सबसे मुश्किल मिशंस के लिए ट्रेन किया गया था और यह मिशन भी अलग नहीं था। इसी दौरान उनकी टीम कैप्टन फ्रांसिस बिस्क बाकी 2 मेंबर्स को मिशन समझा रहे थे। सब क्लियर है? कैप्टन ने पूछा। यस सर, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। गुड, हम काफी समय तक सिटी से बाहर रह सकते हैं। क्या तुमने अपने लव्ड वंस को गुड बाय कह दिया है? हो सकता है वो आखिरी बार हो, बिस्क ने गंभीर आवाज में कहा। गुड, अब चलो। इसके बाद कैप्टन फ्रांसिस बिस्क ने मूव करने का ऑर्डर दिया। पूरी टीम आर्मी बैरक से निकली और एक एसयूवी में बैठ गई। उनके पास ज्यादा प्रोविजंस नहीं थे क्योंकि ब्रिगेड की लॉजिस्टिक्स टीम सब संभालने वाली थी। फिर भी अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो हंट और गैदर करने की ट्रेनिंग सबको दी गई थी। इस ब्रिगेड में शामिल ज्यादातर टीम्स स्पेशलाइज्ड थी। ये टीम भी उन्हीं में से एक थी जो वाइल्डरनेस में थाइड से लड़ने में एक्सपर्ट थी। बाद में यही मेन कंपनी का हिस्सा बनने वाली थी जो ब्लरडॉथ वेरिएंट से भिड़ेगी। इस टीम में कुल 5 सोल्जर्स थे, 3 रेंज्ड फाइटर्स और 2 मेली फाइटर्स। कैप्टन फ्रांसिस बिस्क, जिनके पास एरो कॉन्जरिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर था,
जेकब रोड्रिगेज, स्पीयर कॉन्जरिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर वाला एक एक्सपर्ट स्पीयरमैन। आंड्रिया कोस्टा, जिसके पास हाइना समन करने की एबिलिटी थी। एक सोर्ड्समैन अजिलिया ब्लैक। और आखिर में मिरांडा मोरिन, वाटर बेंडिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर वाली महिला। एमा की सिस्टर। एसयूवी सिटी के अंदर से होते हुए ईस्ट गेट पहुंची, जहां उन्होंने बाकी ब्रिगेड को ज्वाइन किया। ईस्टर्न गेट के बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। मैकास, व्हीकल्स, कैनन्स और हर तरह की आर्टिलरी होर्ड का इंतजार कर रही थी। इतने सारे लोग और वेपन्स देखकर सिर्फ ये 5 ही नहीं, बल्कि बाकी सोल्जर्स भी इंप्रेस्ड हो गए जो थाइड हंट के लिए बाहर जा रहे थे। उसी वक्त ब्रिगेडियर जनरल ने बिस्क की टीम को बुलाया, जो इस मिशन को कमांड कर रहा था। बिस्क, उसने कहा, तुम आगे स्काउट करोगे। जैसे ही हॉर्ड दिखे या स्ट्रे थाइड्स मिले, तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। यस सर, बिस्क ने जवाब दिया। उसने अपनी टीम को नया टास्क समझाया। सबने सिर हिलाकर अग्रीमेंट जताया और खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। एसयूवी तेजी से फॉरेस्ट की तरफ बढ़ी। इस वक्त अजिलिया ड्राइव कर रही थी और बाकी लोग आसपास नजर रखे हुए थे। हॉर्ड आखिरी बार कहां देखी गई थी? एजिलिया ने पूछा। ईस्ट की तरफ जाओ, वहां पहुंचते ही दिख जाएगा, बिस्क ने कहा। पिछले कुछ महीनों में सिटी पर थाइड्स के लगातार अटैक्स हुए थे। साइंटिस्ट्स का मानना था कि शुरुआती अटैक्स, जैसे पिछले महीने डेंसोफ्स वाला अटैक, हेनियट के पैरासाइट से भागते हुए मॉन्स्टर्स की वजह से हुए थे। लेकिन अटैक्स रुके नहीं। ज्यादातर अटैक्स पैरासिटाइज्ड मॉन्स्टर्स के कारण हो रहे थे। जब एसयूवी बैरियर से बाहर निकली, तो खुले मैदान में तबाही के निशान साफ दिख रहे थे। जमीन गड्ढों और क्रेटर से भरी हुई थी, सोल्जर्स और आर्टिलरी की वजह से। चारों तरफ बीस्ट के रिमेन्स पड़े थे। कुछ थाइड्स उन डेड क्रीचर्स का फ्लैश खा रहे थे और कुछ उनके खोखले स्कल्स में नेस्ट्स बना चुके थे। बीस्ट्स की संख्या 100,000 के आसपास थी। ये आने वाली हॉर्ड का साफ संकेत था। अगर इतने मॉन्स्टर्स पहले ही सिटी पर हमला कर चुके थे, तो बिस्क ये सोचकर ही सहर गया कि असली हॉर्ड कितनी बड़ी होगी। बिस्क आगे बढ़ता रहा, हर डेंजर साइन पर नजर रखते हुए। कुछ समय बाद उसे दूर ट्रैक्स दिखे। उसने टीम को सिग्नल दिया। सब तुरंत उसके पीछे हो लिए, जानते हुए कि डेंजर कहीं भी छुपा हो सकता है। वे कई 100 किलोमीटर तक ट्रैवल करते रहे और आखिरकार हॉर्ड के पास पहुंच गए। वे हॉर्ड के पीछे थे, सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हुए ताकि स्पॉटेड ना हो। ब्लरडॉथ, जहां आखिरी बार देखा गया था, वहां के ट्रैक्स फॉलो किए गए। लेकिन जो उन्होंने देखा, वो चिलिंग था। ट्रैक्स की संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी, लिटरली मिलियंस। जमीन पूरी तरह रूइन थी। काउंटलेस ट्रीज गिरे हुए थे, कई सूख चुके थे। एंड्रिया ने कहा। इंडीड, कैप्टन बिस्क ने जवाब दिया। सब जानते थे कि फ्लोरा की मौत के पीछे यही क्रीचर था। मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैकब ने डिसबिलीफ में कहा। फॉरेस्ट के अंदर एक मैसिव कॉरिडोर बन चुका था, जो हॉर्ड ने क्रिएट किया था। हर तरफ सूखे और गिरे हुए पेड़। ब्लेयरडथ शायद आखिर में आया होगा, राइट, बिस्क ने कहा। इसके बाद वे क्रीचर को ढूंढते रहे। बाकी ब्रिगेड कुछ किलोमीटर्स पीछे थी, लेकिन इतनी पास की सिग्नल मिलते ही फाइट में ज्वाइन कर सके। जल्द ही वे एक ह्यूज राउंड एरिया में पहुंचे, जहां सिर्फ गिरे हुए पेड़ थे। एचक्यू के मुताबिक बीस्ट्स आखिरी बार यहीं देखे गए थे, बिस्क ने कहा। चारों तरफ की डेविस्टेशन देखकर सब स्पीचलेस थे। कहीं भी लाइफ का नाम निशान नहीं था। सब एसयूवी से उतरे। बिस्क ने जमीन से मिट्टी उठाकर सूंघी। वह एक्सपीरियंस्ड हंटर था और ब्लरडॉथ की स्मेल पहचान सकता था। फिर उसने जमीन पर हाथ रखा और मैना रिलीज किया। जमीन से छोटे छोटे रिगलिंग क्रीचर्स निकल आए के पैरासाइट्स। टीम घबरा गई। डोंट वरी, बिस्क ने कहा। जब तक तुम इन्हें खाते नहीं हो, ये इन्फेक्ट नहीं कर सकते। सबने राहत की सांस ली। प्लेस इंस्पेक्ट करो, कहीं ना कहीं कोई ट्रेस होगा, कैप्टन ने कहा। सब डिवाइसेस और स्किल से सर्च करने लगे। कैप्टन, जैकब ने कहा, एक बात समझ नहीं आ रही। हम सीधे हॉर्ड के पास क्यों नहीं जा रहे? ब्लरडॉथ वहीं होगा ना? बिस्क ने उसे सख्त नजर से देखा। हेनियट ब्लरडॉथ को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। वो उसका एवेटार है। हम एक सेंटिएंट बीस्ट ढूंढ रहे हैं। एवेटार? यस। हेनियट सारे मॉन्स्टर्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। कुछ ही मॉन्स्टर्स पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है और ब्लरडॉथ उन्हीं में से एक है। सर्च जारी रही। तभी एंड्रिया की आवाज आई, उम्मीद से भरी हुई। मुझे ब्लरडॉथ के ट्रैक्स मिले हैं। सब तुरंत वहां पहुंचे। बिस्क ने कंफर्म किया। हाँ, ये उसी के ट्रैक्स हैं, उसने कहा। ब्रिगेडियर जनरल को कांटेक्ट करो। फ्लैंक प्रोटेक्ट करो, एक सोल्जर चिल्लाया। इम्पॉसिबल है, ये बहुत ज्यादा है, दूसरे ने जवाब दिया।
जैसे ही ब्लर्डॉथ का पता चला, बिस्क और उसकी टीम ने ब्रिगेड को सपोर्ट के लिए बुलाया। लेकिन हालात प्लान के मुताबिक नहीं चले। ब्रिगेड ने क्रीचर को हॉर्ड से अलग करने की कोशिश की, मगर सच ये था कि थाइड को पहले से पता चल चुका था कि इंसान आसपास है। उसने हॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा भेज दिया, सबको मारने के लिए। यह एक एम्बुश था। अटैक ने पूरी ब्रिगेड को कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लिया। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उन्हें सिर्फ उस बेहद पावरफुल क्रीचर से लड़ना था, बल्कि हेनिएट द्वारा भेजे गए हजारों पैरासिटाइज्ड मॉन्स्टर्स का भी सामना करना पड़ा। बिस्क की टीम भी फाइट में कूद गई, लेकिन उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। कुछ थाइड्स उन्हें फ्लैंक कर चुके थे और वे मुश्किल से अपनी पोजीशन होल्ड कर पा रहे थे। वे चारों तरफ से घिरे हुए थे, आउटनंबर्ड और आउटमैच्ड। थाइड्स तेज थे, रथलेस थे, हर डायरेक्शन से हमला कर रहे थे। लेजर्स की आवाज, बॉम्ब्स के धमाके, पावर्स के बर्स्ट्स और सोल्जर्स की चीखें सब मिलकर बैटलफील्ड को एक नाइटमेयर बना रहे थे। पूरी कोशिश के बावजूद थाइड्स लगातार पास आते जा रहे थे। सिचुएशन हर पल और ज्यादा डायर होती जा रही थी और सब जानते थे कि अगर जल्दी कोई प्लान नहीं बना तो बचने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तभी एक जबरदस्त दहाड़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। ब्लर्डॉथ क्रीचर पेड़ों के पीछे से निकला, हर चीज से ऊंचा, हर चीज पर हावी। उसी पल साफ हो गया कि ब्रिगेड और बिस्क की टीम ने इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। यह किसी भी थाइड से अलग था जो उन्होंने पहले कभी देखा हो। ब्लर्डॉथ ने ब्रिगेड की तरफ चार्ज किया और सोल्जर्स को ऐसे उछाल दिया जैसे वे कुछ भी ना हो। उसके मैसिव क्लॉज और शार्प टीथ मेटल और फ्लैश दोनों को फाड़ सकते थे। सोल्जर्स ने फायरिंग की, लेकिन वेपन्स का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि उनकी पावर्स भी बेअसर थी, बहुत कमजोर। जब क्रीचर आगे बढ़ा, जमीन जोर से कांप उठी। पैनिक रैंक्स में फैल गया। सोल्जर्स किसी तरह डिफेंसिव लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिस्क जानता था यह बैटल अब तक की सबसे टफ होने वाली है। ब्लर्डॉथ की आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। उसने फिर से एक डेफनिंग रोर छोड़ी, जिसकी वाइब्रेशन बिस्क ने अपने शरीर में महसूस की। उसे समझ आ गया, उनकी आखिरी होप यही है कि क्रीचर को जल्दी गिराया जाए, वरना तबाही रुकने वाली नहीं। ब्रिगेड ने फुल स्केल अटैक शुरू किया, लेकिन ब्लर्डॉथ इनविंसिबल लग रहा था। वो हर उस ब्लो को श्रग ऑफ कर रहा था जो किसी भी दूसरे बीस्ट को गिरा देता। बिस्क समझ गया, ब्रूट फोर्स से ये नहीं मरेगा, उन्हें फास्ट एक्ट करना था। फायर पावर अलोन काफी नहीं था। मीनवाइल क्रीचर और उसके मिनियन सोल्जर के बाद सोल्जर मारते जा रहे थे। रैंक, जेंडर, पावर कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था। अजीलिया एंड्रिया पर हमला कर रहे थाइड्स को मारने जा ही रही थी। तभी अचानक घास से अजीब बाइपिडल लाइजर्ड्स कूद पड़े और उस पर झपट पड़े। लड़की की प्यूपल्स सिकुड़ गई। इंस्टिंक्टिवली उसने अपनी सोर्ड पकड़ी और मैना इम्ब्यूड हॉरिजॉन्टल स्लैश छोड़ा, क्रीचर को दो टुकड़ों में काटते हुए। लेकिन बॉडी हवा में ही फट गई। गट्स और ब्लड हर तरफ उड़ गया, अजेलिया पर भी। उसी पल छाड़ियों से और लाइजर्ड्स निकल आए, दांत नंगे किए हुए। ये जिसोकन थे, दो मजबूत पैरों पर चलने वाले रेजर शार्प टैलेंट्स के साथ, जो आमतौर पर शिकार का गला चीर देते थे। जिसोकन्स, बिस्क चिल्लाया। हेनिएट ने इन्हें भी कंट्रोल कर लिया है, उसने कहा, एक लाइजर्ड का सिर भेदते हुए। एंड्रिया की हाइनाज ने कम से कम 10 जिसोकन्स को रोके रखा। माना की वजह से वे ट्रक जितनी बड़ी हो चुकी थी। फिर भी जिसोकन्स तेज थे, स्लिक थे और नंबर में कम नहीं थे। करीब 30 क्रीचर्स बिस्क की ग्रुप पर टूट पड़े। कैप्टन सोचने लगा, इतने इंटेलिजेंट और पावरफुल थाइड्स पैरासाइट के कंट्रोल में कैसे आ गए? उसे ईस्ट में जिसोकन्स के बारे में जानकारी नहीं थी। उसे शक होने लगा कि हेनिएट के पीछे कोई और भी है, जैसा कुछ सोल्जर्स मानते थे। लेकिन उसने फोकस बनाए रखा और टीम को ऑर्डर्स देता रहा। अजीलिया और जेकब पहले ही कुछ को मार चुके थे, लेकिन हर एक के सामने कम से कम 6 जिसोकन्स थे। उधर बाकी ब्रिगेड ब्लर्डॉथ से लड़ रही थी, मगर चारों तरफ थाइड्स होने की वजह से कुछ भी आसान नहीं था। मॉन्टगोमरी क्लैन का एक सोल्जर आगे आया और मैना चैनल करके एंड्रिया और मिरांडा को प्रोटेक्ट किया। जमीन से एक अर्थन डोम उठी, इतनी बड़ी कि दोनों को ढक सके। उसी समय मिरांडा ने अपना मैना चैनल किया और एक पावरफुल वाटर जेट बनाने लगी। डोम बंद होने से पहले उसे अटैक करना था। उसके फिंगर टिप से वाटर जेट निकली। कोई सिंगल टारगेट नहीं था। उसने जेट को हॉरिजॉन्टली घुमाया और कुछ ही मोमेंट्स में कम से कम 100 बीस्ट्स कट गए। 4 जिसोकन मिरांडा पर कूद पड़े, लेकिन अर्थ डोम ठीक समय पर बंद हो गई। बाकी सोल्जर्स ने अंदर घुसकर उन क्रीचर्स के सिर ऐसे कुचल दिए जैसे वाटरमेलन हो। एंड्रिया की हाइनास
और बिस्क, जेकब, अजीलिया सबने अपने अपने ओपोनेंट्स खत्म कर दिए। सब ठीक हो? बिस्क ने पूछा। हाँ, मिरांडा, जेकब, अजीलिया और एंड्रिया ने जवाब दिया। उसी वक्त मॉन्टगमरी क्लैन का सोल्जर मारा गया। अर्थ डोम क्रम्बल होकर धूल बन गई। बिस्क ने राहत की सांस ली और टीम को आगे ले गया। फॉलन सोल्जर के लिए एक छोटा सा मॉर्निंग मोमेंट हुआ, फिर मिशन जारी रहा। मिरांडा के अटैक से एनवायरनमेंट बदल चुका था। आसपास की ज्यादातर ग्रास कट चुकी थी और अब साफ दिख रहा था कि आगे क्या है। जेकब ने चारों तरफ देखा और तभी उसने ब्लरडॉथ को दूर खड़े देखा। उसके आसपास सोल्जर्स की लाशों का समंदर था। क्रीचर ने बिना दया के सबको स्लॉटर कर दिया था। ब्लरडॉथ ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे वो सोच रहा हो। अचानक वो उठा, अपने लंबे दांत दिखाए और चार्ज कर दिया। बिस्क का दिल बैठ गया। ये क्रीचर सेंचियंट था, एग्जैक्टली जैसा हायर अप्स को शक था। उसे मारने की अर्जेंसी 10 गुना बढ़ गई। लेकिन हालात देखकर साफ था, आज ये नहीं मरने वाला। मूव, लेकिन टाइड बहुत तेज था। वो सीधे अजेलिया के सामने पहुंच गया। कोई रिएक्ट करता, उससे पहले ही उसने अजीलिया का सिर अपने जबड़ों में दबोच लिया। इंस्टेंट डेथ। सब कुछ बहुत तेज हुआ। अजीलिया मेली कॉम्बैट में बेहद स्किल थी, फिर भी कोई मौका नहीं मिला। क्रीचर अब आंड्रिया की तरफ बढ़ रहा था। चार्ज करते हुए उसने अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्टिवेट की, एक टॉक्सिक क्लाउड छोड़ते हुए जो चारों तरफ फैल गया। बिस्क ने मैना एरो से रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रीचर की मैना लेयर ने सब डैमेज रोक लिया। हेल्प मी, एंड्रिया चिल्लाया। मिरांडा ने मैना पावर्ड वाटर जेट्स भेजी, लेकिन वो भी बेकार रहीं। ब्रिगेड के सोल्जर्स ने भी अटैक किया, मगर कुछ काम नहीं आया। क्रीचर के वेट से सोल्जर्स को चले जाते रहे। ब्लरडॉथ एंड्रिया के सामने पहुंचा। हाइनस ने रोकने की कोशिश की। एंड्रिया ने सारा मैना समन्स में डाल दिया, फिर भी बेकार। टाइड ने एंड्रिया का सिर चबा लिया। इंस्टेंट डेथ। एंड्रिया और अजेलिया दोनों वहीं मारे गए। जेकब रेज में होकर स्पीयर लेकर चार्ज किया, लेकिन टॉक्सिक क्लाउड ने उसे घेर लिया। अंत में बस गू की एक फडल बची। रन मिरांडा। अब ब्रिगेड कुछ भी नहीं कर सकती थी। ज्यादातर सोल्जर्स मर चुके थे। टाइड्स उन्हें खाना शुरू कर चुके थे, कुछ तो जिंदा रहते हुए। मिरांडा और बिस्क हेल्पलेस होकर सबको मरते देखते रहे। फिर मिरांडा मुड़ी और भागने लगी। बिस्क और बाकी बचे सोल्जर्स भी भागे, व्हीकल्स की तरफ। टाइड्स उनके पीछे थे। ब्लरडॉथ ने यह सब सेटिस्फैक्शन के साथ देखा। इंसान एक एक करके मर रहे थे, बिल्कुल मक्खियों की तरह।